करते हैं पढ़ना। सर माइक म्यूट है आपका। ठीक है, अब आवाज आ रही है, देखना ठीक से। यस सर। यस सर। यस ठीक है। सर। पता नहीं म्यूट कब हो गया, पता भी नहीं चलता है। क्या पढ़ा क्या रहे थे तुम लोगों को, देख ले जरा, चेक कर लेते हैं क्या पढ़ा रहे थे तुम्हारे बैच में। एंजाइम शुरू कर दिया था, एक लेक्चर हो गया एंजाइम का। यस सर। अरे यस यार, सर। टेम्परेचर तक करना है। यस सर। ठीक ठीक ठीक, आज एंजाइम खत्म ही करते हैं, फिर क्या दिक्कत है, ऑलरेडी बड़ा टाइम लग चुका है। टेम्परेचर इफेक्ट पढ़ा दिया था। चलो देखो, पिछले क्लास में हमने एंजाइम पे टेम्परेचर का इफेक्ट देखा था कि हाउ टेम्परेचर अफेक्ट द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम। हम लोग आगे पढ़ेंगे, आज जो पढ़ेंगे मेरे हिसाब से आपने पहला इफेक्ट पढ़ लिया था। जो दूसरा फैक्टर है, लिख के पढ़ाते हैं चलिए। जो सेकंड फैक्टर है जो हमारे एंजाइम की एक्टिविटी को इफेक्ट करता है वो है पीएच। देखो पीएच समझाते हैं, मैं कुछ एंजाइम के एग्जांपल से आपको समझाऊंगा कि कैसे अलग अलग पीएच जो है एंजाइम की एक्टिविटी को अलग अलग तरीके से अफेक्ट करता है। जैसे चलिए बात करते हैं पीएच पे। अच्छा देखो, जैसे मैं 3 एंजाइम लिखूंगा, इन तीनों के बारे में आपको पढ़ना भी है, बहुत डिटेल में पढ़ना है आपको डाइजेशन चैप्टर में। एक है सलाइवरी एमाइलेज, आप नाम जानते हैं, दूसरा है पेप्सिन, और जो तीसरा है वो है ट्रिप्सिन। थोड़ा बहुत भी अगर आप जानते होंगे तो जानते होंगे, सलाइवरी एमाइलेज आपके माउथ में होता है, पेप्सिन की बात करें तो स्टमक में होता है, और अगर मैं ट्रिप्सिन की बात करूं तो वो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में स्मॉल होता है। इंटेस्टाइन। ठीक। अब बात करते हैं इन सब के बारे में कि मैं बताना क्या चाहता हूं। देखो, आपका जो सलाइवरी एमाइलेज है, बड़े ध्यान से सुनिएगा, जो सलाइवरी एमाइलेज है माउथ में, अब माउथ में जो आपकी पीएच होती है वो 6.8 पीएच पे ये काम करता है। पेप्सिन की बात करें तो स्टमक में एसिड होता है 1.8 पीएच पे, जबकि ट्रिप्सिन स्लाइटली अल्कलाइन पीएच पे, करीब थोड़ा सा बेसिक पीएच पे काम करता है, जिसको 7.8 पीएच कह रहे हैं। आप बड़े ध्यान से नोटिस कीजिए कि यहाँ पे हर एंजाइम अलग अलग पीएच पे काम कर रहा है, अलग अलग पीएच पे काम कर रहा है। अब अगर सलाइवरी एमाइलेज को अगर आप एसिडिक पीएच दीजिएगा तो वो काम नहीं करेगा, ट्रिप्सिन को अगर दीजिएगा एसिडिक पीएच तो वो काम नहीं करेगा। सबका अपना अपना पीएच वैल्यू है जिसपे वो बड़े अच्छे से काम करेंगे, अगर उनको चेंज करने की कोशिश कीजिएगा तो उनकी एक्टिविटी अफेक्ट होगी। फॉर एग्जाम्पल, एम्स ने एक क्वेश्चन पूछा। एम्स ने क्या क्वेश्चन पूछा सुनिए। क्या है, कह रहा है एम्स कि अगर आपके खाने में लेमन जूस है, मान लो तुम नींबू खाते हो, ठीक है, खाने में नींबू खा रहे हो, और अगर नींबू खा रहे हो तो नींबू की जो पीएच होती है वो 2 से 3 के आसपास लेमन जूस का पीएच होता है। अगर वो खाओगे और माउथ में पूरा का पूरा एसिडिक इन्वायरमेंट क्रिएट करोगे तो वो अफेक्ट करेगा एक्टिविटी, किसकी एक्टिविटी को अफेक्ट करेगा बोलो तो। सलाइवरी एमाइलेज। क्वेश्चन में पूछा गया था कि अगर आप खाने में लेमन जूस खा रहे हैं तो सबसे पहले किस एंजाइम की एक्टिविटी खराब होगी, तो वो है सलाइवरी एमाइलेज। समझ रहे हैं बात को। अब आते हैं आगे। कह रहा है कि सर आपने ये चीज तो बड़े अच्छे से समझा दी है, जरा इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख लीजिए, वो भी आप समझ जाइएगा बहुत आराम से, कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम वाला बात नहीं है, आप पहले पढ़ चुके हैं। यहां हम लोग दिखाएंगे एंजाइम, सॉरी यहां दिखाएंगे हम लोग पीएच, और एक्स एक्सिस पे वाई पे प्लॉट करेंगे एंजाइम की एक्टिविटी, एंजाइम एक्टिविटी, ध्यान रखिएगा। अब कह रहा है सर अच्छा ये देखो, अब जैसे मान लो मैं सलाइवरी एमाइलेज की बात कर रहा हूं, इसका भी जो रिएक्शन होता है ना, इसका भी जो ग्राफ होता है वो ऐसा ही उल्टा कटोरी जैसा होता है। अब मान लो कि यहां पे हम किस एंजाइम की बात कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल थोड़ी देर के लिए मान लो कि हम सलाइवरी एमाइलेज की बात कर रहे हैं, तो जो उसका ऑप्टिमम पीएच होगा वो 6.8 होगा, बोलिए तो तभी तो उस पे मैक्सिमम एक्टिविटी शो करेगा, बोलो। सर। यस सर। अच्छा, यस अगर सर। ये सलाइवरी एमाइलेज की जगह पे पेप्सिन होता तब, तब 1.8 1.8। अगर ये ट्रिप्सिन होता तब, ट्रिप्सिन होता तब 7.8 7.8। 7.8।
तो आपने क्या देखा कि अलग अलग एंजाइम का ऑप्टिमम पीएच जो है वो अलग अलग है, बोलिए तो, है या नहीं है? Yes, sir. Yes, sir. यस अच्छा, सर। Yes, sir. सबका ऑप्टिमम पीएच अलग अलग है, लेकिन चाहे सलाइवरी एमाइलोज हो या या पेप्सिन हो या ट्रिप्सिन हो, सब के सब काम करेंगे 35 से 40 डिग्री, 25 से 35 के ही बीच में। टेम्परेचर सबको एक ही चाहिए, लेकिन पीएच अलग अलग चाहिए, बोलिए तो चाहिए या नहीं चाहिए? Yes, sir. यस सर। आप Yes, कह sir. सकते Yes, sir. हैं, आप Yes, क्या sir. कह सकते हैं, डिफरेंट एंजाइम, अलग अलग एंजाइम के डिफरेंट एंजाइम्स हैव डिफरेंट डिफरेंट ऑप्टिमम ऑप्टिमम पीएच। पीएच सबका ऑप्टिमम पीएच अलग अलग है, बट अलग अलग एंजाइम का ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या होता है? Same. ठीक, हैव सेम ऑप्टिमम टेम्परेचर। दिस इज व्हाट आई वांट टू टेल यू। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है जो आपको पता होना चाहिए। तो ये दूसरा फैक्टर हो गया है कंप्लीट। हम लोग मूव करेंगे तीसरे फैक्टर पे। तीसरा फैक्टर कौन है जो एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट करता है? वो है, ध्यान दीजिएगा, जो थर्ड फैक्टर है वो है सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन। आपको समझाते हैं सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन। अच्छा, आपके पास भगवान ने 2 हाथ दे रखे हैं। अगर मैं आपको सामान दे रहा हूं 20, तो क्या आप उठा लोगे? बोलो तो 20 के 20 सामान को। नो सर। ठीक है, No, 2 sir. हाथ है तो मैक्स टू मैक्स तुम जो है दोनों हाथ से काम करोगे, 2 हाथ 2 सामान को उठा पाओगे। 2 हाथ है, मान लो तुमने 2 सामान को उठाया, उससे ज्यादा सामान को तुम पिक नहीं कर पाओगे। अब कह रहे हैं सर आप कहना क्या चाहते हो? तो कह रहे हैं ध्यान दीजिएगा, हर एंजाइम का ना, जैसे मान लीजिए कोई एंजाइम है, ठीक, साइड से लिखते हैं, जैसे मान लीजिए कोई एंजाइम है और मान लीजिए आप उसको सबस्ट्रेट दे रहे हैं। अच्छा, हर एंजाइम का एक्टिव साइट फिक्स होता है। जैसे मान लीजिए कोई एक्स एंजाइम है, उसके पास कितनी एक्टिव साइट है? मान लीजिए फॉर लेट लेट कितने एक्टिव साइट है? मान लीजिए कि इसके पास 1000 एक्टिव साइट है। कितने एक्टिव साइट है जरा बताइए तो? 1000। 1000. मतलब अब इस एंजाइम, एक सेकंड रुको जरा, बस एक सेकंड रुकिएगा, एक सेकंड आप लोग रुको। अब आप क्या सीख रहे हो, ध्यान दीजिएगा कि इस एंजाइम के पास 1000 एक्टिव साइट है, मतलब 1000 हाथ हैं। अच्छा, मान लो मैं इस एंजाइम को 200 सबस्ट्रेट देता हूँ, हाथ 1000 है, एक्टिव साइट 1000 है, लेकिन सामान 200 दे रहे हैं, सब के सब को प्रोडक्ट बना देगा या नहीं बना देगा? Yes, sir. Yes, sir. बढ़ाइए, Yes, sir. Yes, sir. बढ़ाइए। मान लीजिए 400 दे रहे हैं, मेरे पास 1000 हाथ है, सब का सामान तो 400 ही है, 1000 एक्टिव साइट है, 400 सबस्ट्रेट है, सबका सब प्रोडक्ट बन जाएगा। मान लीजिए आप 600 दे रहे हैं, फिर भी बन जाएगा। 800 दे रहे हैं, फिर भी बन जाएगा या नहीं बन जाएगा, बोलिए तो? बन Yes, sir. जाएगा. यस सर। 1000 दे जाएगा रहे सर. हैं, 1000 दे रहे हैं तो 1000 प्रोडक्ट बन गया, लेकिन 1000 पे एक्टिव साइट फुल हो गए या नहीं हो गए फुल, बोलिए तो? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। ठीक ठीक ठीक। अब आते हैं आगे। अब मान लीजिए आप इसको 1200 दे रहे हैं, 1000 ही हाथ है, सामान दे रहे हैं इसको 1200, तो पहले तो ये 1000 को प्रोडक्ट बना देगा, 200 यूज रहेंगे। मान लीजिए आप 1400 दे रहे हैं, फिर भी ये प्रोडक्ट बनाएगा 1000 ही, बाकी खाली रह जाएंगे। कह रहे हैं सर जरा इस चीज को अगर ध्यान से हम लोग नोट डाउन करें तो हमें पता चला कि शुरू में जब हम सबस्ट्रेट बढ़ा रहे हैं तो वेलोसिटी बढ़ रहा है, रेट बढ़ रहा है, प्रोडक्ट फॉर्मेशन बढ़ रहा है 200 400 800, लेकिन एक पार्टिकुलर सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन के बाद वेलोसिटी कांस्टेंट हो गया है। जब आप 1000 दिए हैं, सारे एक्टिव साइट फुल हो गए हैं, उसके बाद उससे ऊपर स्पीड नहीं जा रहा है। जरा इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखिए, बड़े अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। मान लीजिए ये x है, ये y है, हम यहाँ दिखा रहे हैं सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, यहाँ पे हम लोग सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन कॉन्सेंट्रेशन ठीक, यहाँ पे हम लोग दिखा देते हैं मान लीजिए वेलोसिटी। ठीक, अब कह रहा है सर सबस्ट्रेट बढ़ाओ सर, जैसे जैसे बढ़ा रहे हैं, मान लीजिए बढ़ा रहे हैं 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 बढ़ा रहे हैं। अब देखिए, मान लीजिए ये था हमारा मैक्सिमम, ये था v मैक्सिमम, मैक्सिमम ठीक है, ये मैक्सिमम वेलोसिटी था। अच्छा, ये मैक्सिमम गेन करेगा, अगर मैं बात करूं मैक्सिमम गेन की,
तो ये मैक्सिमम गेन करेगा, यहां ध्यान दीजिएगा, ये मैक्सिमम गेन कर लेगा। कितने पे मैक्सिमम गेन कर लेगा, कितने सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन पे इसने मैक्सिमम गेन कर लिया है? 1000 पे। ठीक है, 1000 मान लो यहाँ 0 था, यहाँ तुम 200 दिए, प्रोडक्ट बन गया। तुम 400 दे रहे हो, फिर भी प्रोडक्ट बन जा रहा है। तुम 600 दे रहे हो, फिर भी प्रोडक्ट बन जा रहा है। तुम 800 दे रहे हो, फिर भी प्रोडक्ट, 1000 दे रहे हो, फिर भी प्रोडक्ट बन जा रहा है। लेकिन 1000 के बाद ये ग्राफ एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, ये ग्राफ एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। अब चाहे तुम 1200 दो, क्या उससे ऊपर स्पीड जाएगा, या 1400 दो उससे ऊपर स्पीड जाएगा? नो सर नो नो सर। सर सर। कांस्टेंट है। एक सेकंड, ठीक ठीक, एक सेकंड जरा रुकिएगा, एक कॉल आ रहा है, मैं अटेंड कर लूं। सर माइक आपका माइक है। सर माइक म्यूट है। 1000 के बाद आपने क्या देखा कि 1000 के बाद वेलोसिटी कांस्टेंट हो गया, उससे ऊपर नहीं जा रहा है। ग्राफ समझ में आया सबको? बोलिए तो। यस सर। यस यस सर सर। तो Yes, इसका sir. लैंग्वेज लिखने की जरूरत है या देख के समझ में आ जाएगा? सर देख के आ गया। देख के आ आ गया गया। ठीक है ठीक है। शुरू में वेलोसिटी बढ़ता है, सबस्ट्रेट बढ़ाते हैं तो, लेकिन एक पार्टिकुलर सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन के बाद कांस्टेंट हो जाता है। कांस्टेंट क्यों हो जाता है? कारण पता है, क्योंकि एक्टिव साइट्स क्या हो जाते हैं? फुल। फुल आफ्टर दिस वेलोसिटी गेट्स कांस्टेंट, और कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए आप एक्स एक्सिस के पैरेलल ग्राफ को ड्रॉ करते हो। अच्छा यहाँ देखिए, कह रहे हैं सर ठीक है सर, 1000 पे वी मैक्स है। अच्छा सर, इसी वाई पे कहीं ना कहीं मैक्सिमम का आधा वेलोसिटी होगा, वी मैक्स अपॉन 2 होगा, होगा कि नहीं होगा? बोलो तो, इसी पे ना होगा कहीं बीच में, वी मैक्स अपॉन 2। यस सर। अब एक काम करो, अब एक काम करो, इसको ले चलो और देखो कितने सबस्ट्रेट पे Vmax अपॉन 2 मिला है। तो जब मैच कर रहे हो तो तुम देख रहे हो कि तुम 400 दे रहे हो, 400 सबस्ट्रेट दे रहे हो, तो एंजाइम मैक्सिमम के हाफ पे काम कर रहा है। इस सबस्ट्रेट को हम लोग कहते हैं Km। Km क्या है? तो सबस्ट्रेट का वो कॉन्सेंट्रेशन जिस पे एंजाइम मैक्सिमम के हाफ वेलोसिटी पे काम करे। पहले Km का मतलब समझ में आया है? बोलिए तो। यस सर। ठीक है, अब आइए Km पे बात करते हैं, जरा डिटेल में Km पे बात करेंगे हम लोग कि व्हाट एक्चुअली इज Km। Km पे हम लोग बात करते हैं तो सुनिए, Km जो है वो एक खास तरह का कांस्टेंट है। स्टार बनाइए, Km लिखिए। Km क्या है? इसी को हम लोग कहते हैं माइकलिस। दो साइंटिस्टों ने इसको ऑब्जर्व किया था इसके बारे में। ये एक तरह का माइकलिस मेंसन कांस्टेंट है। क्या है Km? तो सुनिए, कह रहा है कि सर Km जो है, it is concentration of substrate at which the velocity of reaction becomes Vmax upon 2। ये बात सबको समझ में आया? यस सर। यस सर। सुनिए सुनिए, एक और चीज समझिए। अब आपको एक एग्जांपल समझाते हैं। पहले एक एग्जांपल समझिए, साइड में रफ में आपको समझाते हैं। यार पता है, ये बेंच वेंच झाड़ते नहीं है, इतना डस्ट रहता है, डस्ट से मेरे को है एलर्जी। जैसे बैठेंगे बेंच पे, धूल से भयंकर एलर्जी। अच्छा सुनो, जैसे मान लो तुम्हारा कोई दोस्त है, वो डॉक्टर है, ठीक है, या तुम ही लोग डॉक्टर एक दिन बन गए, मान लो पढ़ाई लिखाई कर लिए, तुम्हारे पास कोई मरीज आ रहा है, ठीक है, पेशेंट आ रहा है, और तुम्हारा कोई दोस्त आ रहा है, ठीक। पेशेंट, मान लो तुम्हारी फी 500 रुपए है, तो पेशेंट आ रहा है, तुम्हारा सगा नहीं है, उससे 500 रुपया लोगे। दोस्त आएगा, कहेगा भाई इलाज नहीं करोगे? बोलेगा ठीक है चलो तुम 50 रुपया ही दे दो। वो भी 50 रुपया देने में दोस्त को आफत आएगा, कहेगा भाई सिगरेट चलो पिला देते हैं 20-30 रुपए का, 50 रुपए का है मांग रहे हो, थोड़ा देर टाइम पास भी हो जाएगा। अच्छा सुनिए,
इस डॉक्टर के पास दो लोग आए, एक पेशेंट आया, एक दोस्त आया। आपने इस डॉक्टर की फी को देख के बताना है कि डॉक्टर की एफिनिटी किसके साथ ज्यादा है, किसके साथ ज्यादा है? दोस्त के साथ। दोस्त के साथ। दोस्त की फी क्या है? फ्रेंड कम। ठीक है, इधर कम। आइए। जानते हैं, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि डॉक्टर है एंजाइम, पेशेंट है सबस्ट्रेट, और ये दोस्त भी है इसका सबस्ट्रेट, और ये फी क्या है? तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन है। ठीक है, अब यहां ध्यान दीजिए, कह रहा है कि माइकेलिस मेंसन कांस्टेंट को एक और तरीके से डिफाइन करते हैं। ये एक और चीज इंडिकेट करता है, इट ऑल्सो इंडिकेट्स affinity affinity between E एंड S। E बोले तो एंजाइम, S बोले तो सबस्ट्रेट। अब कहिएगा सर नहीं समझ में आया, सुनिए अब आपको हम समझाते हैं, बड़े ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। जैसे मान लो ये ऊपर वाला हम रिएक्शन बनाए हुए हैं, इसमें देखो, सपोज करो इस रिएक्शन में तुम देख रहे हो कि वेलोसिटी कैसे बढ़ रहा है, तुम सबस्ट्रेट देना शुरू किए, पता चला अभी तुम 400 दिए हो, तब तक वेलोसिटी Vmax/2 पकड़ लिया। पता चला कोई रिएक्शन है, उसमें तुम 400 दे दिए, फिर भी Vmax/2 नहीं हुआ, 500 दे रहे हो, 600 दे रहे हो, तब जाके मैक्सिमम के हाफ पकड़ा। इसका मतलब क्या है? अच्छा, तुमने अगर थोड़ा सा सबस्ट्रेट दिया और तुरंत Vmax/2 रिएक्शन चला गया, इसका मतलब एंजाइम और सबस्ट्रेट तेजी से बाइंड कर रहे हैं, तभी तो प्रोडक्ट तेजी से बना रहे हैं। मान लो तुम सबस्ट्रेट दिए जा रहे हो, फिर भी Vmax/2 नहीं पकड़ रहा है, इसका मतलब एंजाइम और सबस्ट्रेट धीरे धीरे बाइंड कर रहे हैं, उनके बीच की एफिनिटी कम है। अच्छा, मान लीजिए आपने 400 दिया, Vmax/2 मिल गया, मतलब ये Km है। मान लीजिए 600 देते, तब Vmax/2 मिलता। अब आपके पास 2 Km आ गया, एक Km कम है 400 है, एक Km ज्यादा है 600 है। आपने जिसमें कम दिया है उसमें तेजी से Vmax/2 मिला है, इसका मतलब एंजाइम और सबस्ट्रेट क्या कर रहे होंगे? तेजी से बाइंड कर रहे होंगे। तो एफिनिटी दोनों के बीच में क्या होगा, बोलो तो? ज्यादा हाई। इफ याद देखिए, इफ Km अगर ज्यादा है, हाई Km, और अगर Km कम है, अगर Km कम है तो एफिनिटी E और S का ज्यादा है या कम है? हम्म कम है। ज्यादा है। अरे ज्यादा है, उल्टा रिलेशन होता है, ई एंड एस मोर। अरे जो डॉक्टर को पैसा कम दे रहा है, उसका डॉक्टर से लगाव ज्यादा है या कम है? ज्यादा ज्यादा। ज्यादा। और जो पेशेंट था वो 500 रुपया दे रहा था, तब डॉक्टर काम कर रहा था। यहाँ केम ज्यादा है, मतलब एफिनिटी क्या है? कम कम है। एफिनिटी बिटवीन ई एंड एस लो। ये बात समझ में आया? इसको आप खुद से सोच के देखो ना, थोड़ा सा सबस्ट्रेट दिया, Vmax/2 मिल गया, मतलब तेजी से बाइंड कर रहे हैं। बहुत सबस्ट्रेट दे रहे हो तब जाके Vmax/2 मिला, इसका मतलब ये क्या कर रहे हैं? धीरे धीरे बाइंड कर रहे हैं। आई बात समझ में? यस सर ठीक है, एक बात जानिए, कुछ एंजाइम्स होते हैं जो थोड़ी देर में आपको पढ़ाया जाएगा, ये चीज, कुछ एंजाइम्स होते हैं जो सबस्ट्रेट से रेगुलेट नहीं होते हैं, जो सबस्ट्रेट के कॉन्सेंट्रेशन से उनको लेना देना नहीं होता है, वो एंजाइम एलोस्टेरिक एंजाइम होते हैं। अब थोड़ी देर में बताएंगे कि एलोस्टेरिक एंजाइम में Km वैल्यू नहीं होता है। अब क्यों नहीं होता है वो जब पढ़ेंगे तो जान लेंगे। एलोस्टेरिक एंजाइम्स डू नॉट सोज Km वैल्यू। अच्छा, एक चीज ध्यान रखिएगा, लो Km है, हाई एफिनिटी, उल्टा रिलेशन है, हाई Km है, लो एफिनिटी। सबको समझ में आया? Km में कोई तकलीफ? नो सर पक्का? चलिए, तो Km को आप दो तरीके से डिफाइन करते हो। एक कैसे डिफाइन करते हो? एक कैसे डिफाइन करते हो आप Km को, कि हाँ भाई Km क्या है? तो Km जो है वो Vmax/2 का सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन। और दूसरा कैसे डिफाइन करते हो कि एंजाइम और सबस्ट्रेट की एफिनिटी कितनी है। ठीक है, यस यस सर ये सब। देखो अब तक हमने तीन फैक्टर पढ़ लिए हैं। कौन कौन सा? टेम्परेचर,
पीएच और सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन। ये 3 फैक्टर आपको एनसीईआरटी से पढ़ने हैं। कुछ और भी फैक्टर होते हैं जैसे आप जानोगे, जिनके बारे में सिर्फ नाम जान लो। जो चौथा फैक्टर है वो है प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन। जो पांचवा फैक्टर है जो एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट करता है वो है एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन। और जो छठा फैक्टर है वो है, ध्यान रखिएगा, सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन। अब ये कैसे इफेक्ट करते हैं ये चीज आपको आपके लेवल पे नहीं पढ़ना है, आप जब हायर क्लास में जाओगे तो सीख लोगे। आपकी एनसीईआरटी और मॉड्यूल सिर्फ 3 फैक्टर पढ़ाती है। मैं लिख देता हूं, सम अदर फैक्टर्स affecting 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 एंजाइम एक्टिविटी। तो एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट करने वाले कुछ और फैक्टर यहाँ पे आपके सामने नजर आ रहे हैं, आप समझ गए होंगे मैं उम्मीद करता हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन मिलेगा कि कौन कौन से फैक्टर एंजाइम की एक्टिविटी करते हैं, अफेक्ट करते हैं। तो टेम्परेचर, पीएच, सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन। एंजाइम, मान लो एंजाइम ही कम है, सबस्ट्रेट बहुत है, एंजाइम ही नहीं है, तो कहाँ से होगा। तो ये चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। क्लियर है? यस सर। यस सर। चलो, अब इसके बाद ना यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये 6 फैक्टर आपको 3 के नाम याद रखने हैं, 3 का डिटेल याद रखना है। अब जो आपको आगे पढ़ाने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब उस पर क्वेश्चन भर भर के पूछा गया है। मतलब पिछले 2-3 सालों में ही 5-6 क्वेश्चन एंजाइम के इस टॉपिक से पूछे गए हैं। प्योर एनसीईआरटी होगा, लेकिन एनसीईआरटी और मॉड्यूल पढ़ के समझ में नहीं आएगा। समझ में क्यों नहीं आएगा? कि थोड़ा बिखरा फॉर्म में दिया हुआ है, उसको असेंबल करके सिर्फ एक पेज में आपको पढ़ाएंगे और सारी बातें समझ में आ जाएंगी। देखिए, आपको हम पढ़ाने जा रहे हैं एंजाइम के बारे में। एनसीईआरटी का टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक है, क्वेश्चन खूब पूछे गए हैं। क्या है? तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि एंजाइम का कितना टाइप वगैरह होता है कॉम्पोजिशन के बेसिस पे, ऑन बेसिस ऑफ कॉम्पोजिशन। पीछे हम लोग फंक्शन के बेसिस पे उसका टाइप पढ़ चुके हैं कि भाई कौन सा एंजाइम क्या काम करता है। अब कॉम्पोजिशन के बेसिस पे पढ़ने वाले हैं। कह रहा है सर आपको पता है एंजाइम 2 तरह के होते हैं। मैं कहूंगा नहीं, नहीं पता है। कौन कौन सा एंजाइम? तो एक होता है सिंपल एंजाइम, ध्यान रखिएगा, और दूसरा होता है कॉन्जुगेट। दूसरा होता है कॉन्जुगेट, उसी को कहते हैं होलो एंजाइम। उसी को कहते हैं हम लोग, होलो एंजाइम को ही कॉम्प्लेक्स एंजाइम। ठीक, कहिएगा सर दोनों में डिफरेंस क्या है ये बताओ। तो देखो, सिंपल एंजाइम, एंजाइम क्या होता है? प्रोटीन। अगर सिर्फ प्रोटीन से बना हुआ एंजाइम है तो उसको कहोगे सिंपल एंजाइम। क्या कहोगे बोलो तो? सिंपल एंजाइम। सिंपल एंजाइम। प्रोटीन ओनली। अब कह रहा है अच्छा एग्जाम्पल बताइए। तो एग्जाम्पल आपको बता दें, एग्जाम्पल है ट्रिप्सिन, एग्जाम्पल है पेप्सिन। ये सब सिर्फ प्रोटीन से बने हैं। ट्रिप्सिन, पेप्सिन, ईटीसी, ये सब के सब जो है बने हुए हैं सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन से। कॉन्जुगेट के बारे में बात कर ले रहे हैं। तो देखो, कॉन्जुगेट वर्ड का मतलब पहले भी कई बार बताए हैं। कॉन्जुगेट का मतलब होता है किसी के साथ जुड़ा हुआ है। अब आप पूछिएगा सर किसके साथ जुड़ा हुआ है ये बताइए, तो चलिए पहले वो तो जानेंगे हम लोग। फिलहाल जानिए कि कॉन्जुगेट एंजाइम जो है उसमें 2 चीजें होती हैं। 2 चीजें कौन कौन सी होती हैं? ये 2 चीजों से बना होता है, एक तो इसमें प्रोटीन भी होगा और दूसरा नॉन प्रोटीन भी होगा। तो मेड अप ऑफ, इसमें 2 पार्ट होते हैं, प्रोटीन पार्ट और एक होता है नॉन प्रोटीन पार्ट। देखो, प्रोटीन पार्ट को ही हम लोग, इसके प्रोटीन पार्ट को हम लोग कहते हैं कॉल्ड एपोएंजाइम, याद रखिएगा, एपोएंजाइम। और इसके नॉन प्रोटीन पार्ट को हम लोग कहते हैं, ध्यान रखिएगा, कोफैक्टर। कोफैक्टर, कोफैक्टर। कह रहा है अच्छा, मतलब प्रोटीन और नॉन प्रोटीन पार्ट दोनों जुड़ेंगे तब एक होलो एंजाइम बनेगा। प्रोटीन पार्ट को एपो एंजाइम कह रहे हैं, नॉन प्रोटीन पार्ट को कोफैक्टर कह रहे हैं। कह रहे सर ये एपो एंजाइम फंक्शनल होता है? तो नहीं, ये नॉन फंक्शनल होता है, अकेला काम नहीं कर सकता है, नॉन फंक्शनल होता है। आप पूछिएगा सर कोफैक्टर, ये भी नॉन फंक्शनल होता है। तो सवाल उठता है कि कब फंक्शनल होगा? तो कह रहा है दोनों जब एक दूसरे से मिलेंगे, एक दूसरे के साथ होंगे तभी काम करेंगे। तो एपो एंजाइम फंक्शनल होता है, फंक्शनल ओनली इन
प्रेजेंस ऑफ, सिर्फ और सिर्फ फंक्शनल होता है कोफैक्टर के साथ। तो आपसे ये नीट पूछे हुए है, एपो एंजाइम प्लस कोफैक्टर इज इक्वल टू होलो एंजाइम। होलो एंजाइम फंक्शनल होता है, याद रखिएगा, होलो एंजाइम फंक्शनल होता है, लेकिन इसके दोनों जो पार्ट होते हैं इंडिविजुअल वो नॉन फंक्शनल होते हैं। दोनों आपस में जुड़ेंगे तभी फंक्शनल बनेगा। समझ में आई बात? यस सर। यस सर। यस सर। अब आपके मन में सवाल आएगा, सर ठीक है प्रोटीन वाले को आप एपो एंजाइम कह रहे हो, ये कोफैक्टर जो नॉन प्रोटीन पार्ट है, नॉन प्रोटीन पार्ट मतलब क्या सर, क्या होगा वहां पे? तो जानिए, ये कोफैक्टर जो है ये दो तरह का होता है। हो सकता है ऑर्गेनिक हो सकता है ऑर्गेनिक हो सकता है इनऑर्गेनिक हो। कह रहा है अच्छा, सुनिए, कह रहा है इनऑर्गेनिक कोफैक्टर कैसे होते हैं। तो इनऑर्गेनिक कोफैक्टर, अब पहले इनऑर्गेनिक पे बात कर लेते हैं। कह रहा है इनऑर्गेनिक कोफैक्टर जनरली मेटल के आयंस होते हैं, आर मेटल आयंस। फॉर एग्जाम्पल हम आपको समझाते हैं, जैसे आपको एग्जाम्पल के ही बेसिस पे ये ज्यादा बढ़िया समझ में आएगा। ये मेटल आयन होते हैं, एग्जाम्पल समझाते हैं। देखिए, एक बड़ा फेमस मेटल आयन है, नाम है उसका जिंक। जिंक जो है, जिंक जो है वो एक इनऑर्गेनिक कोफैक्टर है। कौन से एंजाइम के लिए? तो बताते हैं, फॉर कार्बोनिक एनहाइड्रेस। आपने पढ़ा है कार्बोनिक एनहाइड्रेस के बारे में, पीछे पढ़ाए थे कार्बोनिक एनहाइड्रेस क्या करता है। यस एंड सर। कार्बोक्सी पेप्टिडेज, एंड कार्बोक्सी पेप्टिडेज। सुनिए, ये दोनों एंजाइम जो हैं, कार्बोनिक एनहाइड्रेज, कार्बोक्सी पेप्टिडेज, ये दोनों एंजाइम एपो एंजाइम है, सिर्फ प्रोटीन से बने हुए हैं। लेकिन जब तक इनको जिंक नहीं मिलेगा तब तक ये काम नहीं करेंगे। तो जिंक के बिना ये नॉन फंक्शनल होंगे, क्योंकि जिंक एक इनऑर्गेनिक कोफैक्टर है। समझ में आ रही है बात? यस सर। यस ऐसे सर। ही तुम्हारे माउथ में जो सलाइवरी एमाइलेज है वो अकेला काम नहीं करेगा, वो एपो एंजाइम है। लेकिन अगर उसको क्लोरीन मिल गया, Cl माइनस आयन मिल गया, तो वो काम करने लगता है। ऐसे ही मैं अगर बताऊं तो कैल्शियम है, कैल्शियम जरूरी होता है आपके लाइपेज के काम करने के लिए, वरना लाइपेज नहीं काम करेगा। कह रहा है सर समझ गए, इसमें क्या दिक्कत है? हो सकता है हमारे एपो एंजाइम के साथ ये इनऑर्गेनिक लगा हो, लेकिन ये भी तो हो सकता है कोई ऑर्गेनिक लगा हुआ हो। अब ऑर्गेनिक जो लगा होता है, कई बार मे बी, मान लीजिए कोई ऑर्गेनिक कोफैक्टर है, मान लीजिए एपो एंजाइम के साथ, एपो एंजाइम के साथ ये टाइटली जुड़ा हुआ हो, मे बी हेल्ड टाइटली, हो सकता है उसके साथ टाइटली जुड़ा हुआ हो। कैसे? तो कोवैलेंट बॉन्ड बना के, बाई कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड बना के। हो सकता है उसके साथ लूजली जुड़ा हुआ हो, लूजली, इसको ये कैसे जुड़ा होगा? बाई एनी अदर बॉन्ड, बाई एनी अदर बॉन्ड, कोवैलेंट को छोड़ के। अब अगर कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़ा हुआ होगा तो वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा। अब अगर कोई कोफैक्टर, ऑर्गेनिक कोफैक्टर आपके एपो एंजाइम के साथ टाइटली जुड़ा हुआ है, तो उसको हम लोग कहते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप। क्या कहते हैं जरा बताइए तो? प्रोस्थेटिक। प्रोस्थेटिक। ठीक, प्रोस्थेटिक ग्रुप को हम लोग पीजी लिखेंगे। और कह रहा है कि अगर सर लूजली जुड़ा हुआ हो तो क्या कहिएगा उसको? तो कह रहा है अगर लूजली जुड़ा हुआ होता है तो उसको कहते हैं कोएंजाइम। अब ना एक चीज समझिएगा, बड़े ध्यान से सुनिए। आपका एपो एंजाइम है, नॉन फंक्शनल है, प्रोटीन का बना हुआ है। अब उससे तीन चीजें जुड़ सकती हैं। हो सकता है कोई मेटल आयन आके जुड़ जाए, तो कहिएगा इनऑर्गेनिक कोफैक्टर जुड़ा है। हो सकता है कोई कोवैलेंट बॉन्ड बना के जुड़ जाए, तो कहिएगा ये प्रोस्थेटिक ग्रुप है। हो सकता है कोई नॉन कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़ा हुआ हो, तो कहिएगा कि ये कोएंजाइम है। इतनी बात में किसी को कोई तकलीफ बताइए तो? नो सर। नो अब सर। नो जरा सर। हम लोग प्रोस्थेटिक ग्रुप का एग्जाम्पल समझते हैं। प्रोस्थेटिक ग्रुप का एग्जाम्पल है हीम, जो है एक प्रोस्थेटिक ग्रुप है। हीम इज अ पीजी इन एंजाइम। कौन से एंजाइम का पीजी है? पीजी बोले तो प्रोस्थेटिक ग्रुप, कौन से एंजाइम का पीजी है? एंजाइम फॉर, हीम इज प्रोस्थेटिक ग्रुप इन एंजाइम
पर ऑक्सीडेज का आप लोग नाम सुने होंगे, वो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का मेटाबॉलिज्म कराता है। एंड कैटेलेजेस, ठीक है, कैटेलेजेस। तो अगर मैं पर ऑक्सीडेज की बात करूं तो ये क्या कराता है? कॉजेज H2O2 मेटाबॉलिज्म, आपकी बॉडी में हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का मेटाबॉलिज्म कराता है। कह रहा है चलो सर मान लिए, कह रहा है कोएंजाइम का एग्जांपल बताइए। देखिए कोएंजाइम के एग्जांपल है NAD एंड NADP। हालांकि ये जो कोएंजाइम है इनमें कुछ विटामिन भी पाया जाता है, जैसे NAD और NADP में ध्यान दीजिएगा, एक बड़ा फेमस विटामिन पाया जाता है जिसका नाम है NAD एंड NADP कंटेन विटामिन B3। इनमें B3 पाया जाता है, ये नायासिन है। कह रहा है अच्छा दूसरा वाला जैसे FMN है एंड FAD है, आप बॉटनी में नाम सुने होंगे इनका, इनमें भी विटामिन पाया जाता है कंटेन विटामिन B2, उसको हम लोग राइबोफ्लेविन कहते हैं। अब एक मेरी बात सुनिए बहुत ध्यान से। कह रहा है सर हम लोगों को ना क्या पूछा गया है वो बताओ सीधा, स्टोरी सुनो फिर से सुनो। कह रहा है सर एक प्रोटीन से बना हुआ एंजाइम, सिर्फ प्रोटीन से बना हुआ, सिंपल कहलाता है। कई बार ये प्रोटीन वाला एंजाइम काम नहीं करता है तो इसमें कोई नॉन प्रोटीन पार्ट आके जुड़ता है, तो ये एंजाइम कहलाता है होलो एंजाइम। अब जो होलो एंजाइम है सर, इसमें प्रोटीन वाला पार्ट कहलाता है एपो एंजाइम, और जो नॉन प्रोटीन पार्ट जुड़ा है उसको तुम लोग क्या कह रहे हो? बोलो तो क्या कह रहे हो? कोफैक्टर। 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 अब ये जो आपका एपो है, ये जो आपका एपो एंजाइम है, क्या वो अकेला काम करेगा? नो सर। नो सर। अच्छा उसके साथ को फैक्टर जोड़ना होगा। हो सकता है आप कोई मेटल आयन जोड़िए, हो सकता है आप कोई मेटल आयन जोड़िए, या फिर हो सकता है आप कोई ऑर्गेनिक को फैक्टर जोड़िए। ऑर्गेनिक भी दो तरीके से जुड़ सकते हैं, इसके साथ टाइटली जुड़ सकते हैं या फिर लूजली जुड़ सकते हैं। अगर टाइट जुड़े होंगे तो प्रोस्थेटिक ग्रुप, अगर लूज जुड़े हुए होंगे तो क्या कहलाएंगे? कोएंजाइम कहलाएंगे। कोएंजाइम। सबके एग्जाम्पल के साथ याद रखना है, एनसीईआरटी का टॉपिक है, स्ट्रिक्टली मैंने एनसीईआरटी से पढ़ाया है। अब सुनिए, देखो जरा क्वेश्चन को ध्यान से सुनना, नीट 2020 में पूछा गया है। कह रहा है मान लो कोई मेटल का आयन ही है, कोई मेटल का आयन है, लेकिन वो कोवैलेंट बॉन्ड बना के जुड़ गया है, टाइटली जुड़ गया है आपके एपो एंजाइम के साथ, तो आप उसको क्या नाम दीजिएगा? आप उसको प्रोस्थेटिक ग्रुप कहिएगा, आप उसको कोएंजाइम कहिएगा, आप उसको कौन सा कोफैक्टर कहना पसंद कीजिएगा अगर उसने कोवैलेंट बॉन्ड बना लिया है तो? प्रोस्थेटिक ग्रुप। शब्दों का फेर था, इस बार यही क्वेश्चन पूछा गया था। पूछा था कि एन इनऑर्गेनिक कोफैक्टर मेटल आयन इस कोवैलेंट बॉन्ड बना के जुड़ गया है तो आप उसको क्या कहिएगा, ये क्वेश्चन है। तो उसको प्रोस्थेटिक ग्रुप कहेंगे। समझ में आई बात? यस यस सर। एक बार पढ़िए, यहां से Yes, sir. क्वेश्चन आएगा। आपके गांधीनगर सेंटर से 700 नंबर हाईएस्ट गया है, ध्यान रखिएगा। रमन है बैच में? रमन, यस सर। रमन वो मृदुल तुम्हारे बैच का था क्या? टाइमर 7 का था? यस सर। मृदुल पक्का श्योर हो? सर मृदुल सर पूरा नाम। यार उसके 700 नंबर आए। मृदुल तुम्हारे बैच में था या नहीं था पहले? सर एक मृदुल था सर, लेकिन मतलब दो थे आता नहीं शायद से, था? एक और दोस्त है मेरा। एक और दोस्त है मृदुल तुम्हारा, वो कौन से टाइप OIMR में था? सर वो 13 में था टाइमर में, अब OMR का पता नहीं सर। टाइमर 13 में था मृदुल एक, शायद उसके 700 यस सर। नंबर आए, 700 आए हैं उसके। एक और लड़की भी है दीक्षा महाजन, उनके भी 700 नंबर आए हुए हैं गांधीनगर सेंटर से। दीक्षा को तो शायद वो OIMR की थी ना, OIMR 1 की थी, है ना? और उसे पूछना पड़ेगा। आप लोगों में से किसी के 400 प्लस हैं? कोई ऐसा जिनके 400 प्लस हो? बताइए। 350 प्लस? चलो है, हैंड रेज ही कर दो भाई, क्या ही है, कम से कम बता तो दो। 350 से भी ऊपर वाले नहीं हो? सर 200 है। 200 है, कोई ना। तो लंबा सफर है फिर, अगर 350 से भी ऊपर नहीं है तो फिर लंबा सफर है, बहुत मेहनत की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, बड़ा ही शॉर्टकट तो कुछ होता नहीं है, जस्ट गो विद द फ्लो।
जैसे आपको लेके जाया जाएगा वैसे जाते जाइएगा। डोमिनेंसी देख ही रहे हैं आप लोग आकाश की क्या है मेडिकल फील्ड में। इसी पढ़ाई को, इसी पैटर्न को फॉलो करके, इन्हीं टेस्ट को फॉलो करके बच्चे टॉप कर रहे हैं। और जो जरूरी नहीं है कि सिर्फ जनकपुरी सेंटर से बच्चे टॉप किए हैं, दिल्ली वाले सेंटर से, महाराष्ट्र की ब्रांच से भी लड़का टॉप किया है जो 720 में 720 लेके आए हुए हैं। एक लड़का लड़का और लड़की, एक थे जनकपुरी सेंटर के और एक था महाराष्ट्र सेंटर का, पता नहीं नरूला ब्रांच का था। तो ऐसा नहीं है, जैसे जेई एडवांस का भी जो टॉपर था पिछले साल वाला, वो हाँ, जैसे वो तन्मय है, शायद उन्होंने जनकपुरी से पढ़ाई करी है, जम्मू से ही है आपके, तो पढ़ाई उन्होंने प्रोबेबली करी है। तो मेहनत की जरूरत, देखो ऐसा है ना कि मैंने कई बार ये बात क्लासरूम में बोला है बच्चों से, क्योंकि बच्चे समझते नहीं है कि कई बार आप लोगों को लगता है कि हाँ नहीं हमारे लिए ये सही नहीं है, वो सही नहीं है, यहाँ से समझ में आ रहा है। देखो पढ़ाई समझ में आना और कंपटीशन में एंटर करके स्कोर करना, उसमें जमीन आसमान का फर्क होता है। जमीन आसमान का फर्क समझते हो? मान लो तुमको पढ़ाया जा रहा है तुमको सब कुछ बहुत बढ़िया लग रहा है, पता चला वो लेवल ही नहीं है पेपर का, या फिर पेपर में तुम स्कोर ही नहीं कर पाए, या फिर तुमको सब बायोलॉजी खूब बढ़िया समझ में आ रहा है, पता चला तुम्हारा नंबर 250 से ऊपर नहीं जा रहा है। तो एक होता है ना कि जैसे मैं बताता हूँ कि ऑनलाइन में सिस्टम में प्रॉब्लम क्या हुआ है। जैसे आप देखोगे कि अभी बड़े सारे मतलब ऑनलाइन कोचिंग वगैरह खुल गए हैं, सब ऑनलाइन ही पढ़ाते हैं, बच्चा सब एकदम चिल्लाया है भाई कि हाँ भाई हमको सब समझ में आ रहा है, पढ़ाई पढ़ाई एकदम बढ़िया है, सस्ता पढ़ाई है, 10-5, सही बात है, ऑब्वियस सी बात है। अब उसमें प्रॉब्लम क्या होता है ना, उसके ड्रॉबैक्स हैं, ड्रॉबैक्स एक नहीं कई हैं। पढ़ाई समझ में आ जाना और उस पढ़ाई को अप्लाई करना, एप्लीकेशन करना, उसमें बहुत फर्क होता है। जब आप आकाश जैसे ब्रांड में इनरोल करते हो तो हमारे पीछे ना हमारा काम तो सिर्फ पढ़ाना होता है। मेरे से ज्यादा पैकेज पे तो मेरे दोस्त काम करते हैं जो पेपर सेट करते हैं, मतलब जो कोर टीम में काम कर रहे हैं, जो आपके पेपर डिजाइन करते हैं कि हाँ कौन सा पेपर मतलब उनका आपको टेस्ट में किस तरह के क्वेश्चंस रहेंगे, उनका स्टैंडर्ड क्या रहेगा। मतलब बच्चों को ना जो होती है ना, मतलब एक थीम में लेके आना, थीम में सेट, मतलब पढ़ाई बच्चे करते हैं, इंडिया के सारे बच्चे पढ़ाई करते हैं, लेकिन जो रिदम चाहिए, जो पेस चाहिए, जो इन्वायरमेंट चाहिए, जो कंपटीशन क्रिएट करना होता है, फ्रेशनेस होती है जो क्वेश्चंस में, वो सिर्फ आपको यहीं पे मिलेगा। इनफैक्ट आकाश के टेस्ट आज से नहीं, एक ज़माने से फेमस रहे हैं। मेरी पढ़ाई के टाइम से, मेरे पढ़ाई के दौर से ही आकाश का पेपर सबसे टफ माना जाता था। और उसका फायदा भी दिखता है कि जो बच्चे टेस्ट वेस्ट छोड़ते छाड़ते नहीं है, प्रॉपर टेस्ट देते हैं, टाइम टू टाइम अपीयर करते हैं, इधर यहाँ कुछ बाहरी सप्लीमेंट की तो ज़रूरत ही नहीं होती है। अगर आपने आकाश में एडमिशन लिया है, आकाश का मॉड्यूल सॉल्व करो, एम कैप सॉल्व करो, कैटलिस्ट सॉल्व करो, एफ टी दो, ए आई टी एस दो, इसके बाद तुम्हारे पास टाइम नहीं बचेगा, उसकी गारंटी है। उतना कर ले रहे हो ईमानदारी से। बच्चे बीच में टेस्ट छोड़ने लगते हैं, टेस्ट ही नहीं देगा, कहेगा नहीं सर तैयारी नहीं था, और तैयारी फिर कभी नहीं हो पाता है। तो अगर वो सब करते हैं तो फिर तो कोई बात ही नहीं है भाई, पेपर में अच्छे से स्कोर करते हैं। दूसरा दूसरा कोई और शॉर्टकट होता ही नहीं है समझ में आने के लिए। तो फिर क्या ही है, अगर चीजें सिंपलीफाई करके सबसे सिर्फ आसान आसान चीजें पढ़ाई जाए, एनसीईआरटी पढ़ाई जाए, तो ये चैप्टर तो 3 लेक्चर का है ही, बायोमोलिक्यूल 3 लेक्चर तो अकेले तुम्हारे कार्बोहाइड्रेट में लगते हैं। तो कहीं ना कहीं डिफरेंशिएशन होता है, डिफरेंस क्रिएट होता है, जो बच्चे लेट से समझते हैं। एक फ्रेश माइंड जो है ना, वो नई चीजों को समझ पाता है। जब मैं दिल्ली में पढ़ाता था तब भी यही हाल था, गुजरात में गया तब भी यही हाल था, तब हालांकि इस तरह की चीज़ें नहीं थी। लेकिन हाँ, जो मैं डोमिनेंसी देखता हूँ हमारे सेंटर्स की, किसी भी सेंटर की मैं बात बता रहा हूँ, अगर तुम्हारे गांधीनगर सेंटर से 700 नंबर आ रहा है, क्या पता अगले साल 720 भी आ जाए, 715 भी आ जाए। और ऐसा नहीं है, यहाँ के बच्चे रहे भी हैं, टॉप रैंकर भी रहे। अगर आप यहाँ के AITS में अगर लगातार 2-3 बार टॉप करते हो, रैंक 1 लेके आते हो, क्योंकि पढ़ाई तो कॉमन ही होता है, मॉड्यूल सेम होता है, टेस्ट सेम होता है, 2-3 बार अगर रैंक 1 लेके आते हो तो फिर तो आप मतलब आप ऑल इंडिया लेवल पे रैंक 1 लाने की क्षमता रखते हो, उसमें कोई बड़ी बात होती नहीं है। और रैंकर, अब बच्चे पहले ही हौसला हार जाते हैं, वो पूछ, जैसे कई बच्चे मेरे से पूछते हैं सर कितना नंबर लाया जाए कि क्वालिफाई कर जाया जाए, ये तो बात ही नहीं है। आप जस्ट गो विद द फ्लो, डजेंट मैटर तुम्हारी कैटेगरी क्या है, डजेंट मैटर तुम्हारे कितने नंबर आए हैं, वो सब मायने नहीं रखता है। और तुम ये सोच के प्लानिंग करोगे कि नहीं हमको 550 नंबर लाना है, पॉज भाई नहीं आएगा।
550 सोच के तैयारी करोगे तो 400 भी आएगा कि नहीं उसकी गारंटी नहीं है। जस्ट तैयारी करो ना जैसे तैयारी करते हैं, पहले ही स्टैंडर्ड डाउन कर लेते हैं बच्चे। कई बच्चों ने मेरे से पूछा कि सर जम्मू में कट ऑफ कितना रहेगा, हम जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, हमको कितना नंबर लाएंगे कि कॉलेज मिल जाएगा। हम बोलते हैं भाई तुमको मिलेगा ही नहीं। अगर तुम पहले ही पूछ रहे हो कि कितना नंबर लाएंगे तो कॉलेज मिल जाएगा, तो तुम अपने आप को लिमिट करना चाहते हो। तुम चाहते हो कि मेरा दायरा इतने में सिमट जाए, और जहां अपने आप को समेटिएगा फिर बाकी कोई ना कोई तो लीड कर ही जाएगा। तो दायरा समेटने से नहीं होगा ना। हम यहाँ पे क्या होता है कि भाई एक वन नेशन वन पेपर है, आपको उसके लिए तैयार किया जा रहा है, तैयार रहिए, पेपर दीजिए, टेस्ट दीजिए, नंबर आ रहा है, बस बाकी टेंशन आप छोड़ दीजिए। क्या लाना है नहीं लाना है वो तो सेकेंडरी मैटर है, कितना आएगा वो भी सेकेंडरी मैटर है। पहले आप आइए तो सही, पहले आप कंपटीशन में तो एंटर कीजिए। नहीं तो ख्याली पुलाव तो फिर बैठे बैठे इंसान पका ही लेता है कि हाँ भाई सर ये भी करना है वो भी करना है सर, ऐसे कर लेना है, ऐसे तैयारी करेंगे सर। मेरा अभी कई बच्चे हैं जो मेरे से आके पिछले साल कहते थे, टाइमर वाले बच्चे, सर आपको पता है सर मेरे पास तो कैटेगरी है सर, मैं मेरे को तो सिर्फ इतने, मतलब पढ़ाई नहीं करेंगे क्लास में, वो लिटरली पढ़ाई नहीं करेंगे और आके मेरे से कहेंगे सर मेरा तो कैटेगरी है सर, मेरे को तो सिर्फ इतने नंबर लाने हैं, मेरा हो जाएगा। उन बच्चों के 300 नंबर भी नहीं आ पाए हैं। क्यों नहीं आया है? क्योंकि बस वो मटर गश्ती किया, इधर उधर किया। ये सब फालतू की चीजें पूछी ही नहीं सर जाती है यार। हाँ बोलिए। सर, हम्म। वो टोटल कितने 300 बच्चों का निकला है? 300 बच्चों का निकला है? मैंने ऐसे कहाँ कहा? सर कहाँ? फिजिक्स गांधीनगर सेंटर से? यस सर। अभी तो देखना पड़ेगा जाके, मैंने चेक नहीं किया है। मतलब जो हम हमें तो हाईएस्ट से मतलब कितने बच्चों का होता है पता भी नहीं होता, सबका रिजल्ट कहाँ निकाला जाता है। पता चला 2500 3000 बच्चे सेंटर पे हैं, सबका रिजल्ट निकालते ही नहीं है हम लोग, सर जिनका जो पता होता है। हम्म। इस साल सर जिन बच्चों का निकला वो तो ऑनलाइन में ही होंगे ना पिछले साल। हाँ सारे ही बच्चे, ये टॉपर भी ऑनलाइन के रहे हैं, टॉपर भी ऑनलाइन के ही रहे हैं। सर एक टाइमर साल। वाले कौन से होते हैं बच्चे? क्या कह रहे हो? आपने सर टाइमर का रिपीट किया ना, दो भाई टाइमर वाले बच्चे वो कौन से होते हैं? एक मिनट एक मिनट रुक जाओ, कॉल आ रहा है। सीन ये है ना कि आपको जो है मतलब एक तो चीज है ना कि जब आकाश में तुम एडमिशन लेते हो तो पहले तो ये सब फालतू की चीजें दिमाग से निकाल ही दो, क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना है। जस्ट गो विद द फ्लो, जो आपको पढ़ाया जाता है। जैसे अगर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं आपको, कि हम लोग जब पढ़ा रहे होते हैं ना तो एक चीज तो हमारे माइंड में होता ही है कि हमारे टेस्ट किस तरह के आते हैं, पेपर किस तरह के आते हैं, आपका मॉड्यूल कैसा है, पेपर टेस्ट सब उधर से ही आता है। तो वही चीजों को ध्यान में ही रख के पढ़ाया जाता है। नीट का स्टैंडर्ड क्या है उस चीज को ध्यान, मतलब ऐसे नहीं कि कुछ भी फालतू की चीजें नहीं पढ़ाई जाती है। कहीं ना कहीं फालतू की चीजें पढ़ाना इन द सेंस, या फिर जो आपको अच्छा लग रहा है सिर्फ वही नहीं पढ़ाया जाता है। जहां से प्रैक्टिकल चीजें बनती हैं, जहां से आपका अब जैसे कई बार क्या होता है ना, मैं बताता हूँ आपको ड्रॉबैक। जैसे मैं सिर्फ कमियों पे बात करता हूँ। मेरी एक चीज बहुत, आप कह सकते हो कि ये मेरा, आपको लगेगा कि अभिनंदन झा निगेटिव पॉइंट पे बात कर रहा है, पता नहीं क्यों, अच्छी बातें क्यों नहीं करते हैं। अच्छी बातें नहीं करने का कारण होता है क्योंकि आपका बैच रिपीटर होता है। टाइमर में आइए, टाइमर के बच्चों से मैं सिर्फ पॉजिटिव बातें करता हूँ क्योंकि वो हमारे फ्यूचर होते हैं, जो 2 साल वाले होते हैं। उनको जितना रिफर्विश करते हैं हम लोग वो बहुत अच्छे होते जाते हैं। उनके दिमाग में ये सब चीजें नहीं होते हैं। ड्रॉपर के बच्चों के माइंड में बहुत सारी निगेटिविटी होती है, बहुत सारे अपने आप को लिमिट करने के फैक्टर्स होते हैं। जैसे डॉट ड्रॉपर के बच्चों का सबसे पहला फैक्टर होता है, अच्छा मेरे इस बार 200 नंबर आए हैं, 500 550 आ जाएंगे तो रिजल्ट मेरा हो जाएगा अगली बार। तो वो सिर्फ अगले 350 नंबर की सोचते हैं, उससे ज्यादा का सोचते नहीं है।
दूसरा, उनके अंदर सबसे बड़ा पॉइंट होता है कि क्वेश्चन सिर्फ एनसीईआरटी से आता है, सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ेंगे। तीसरा, जब यहाँ का टेस्ट देते हैं, 2-3 टेस्ट अगर मॉड्यूल से आ गया प्रॉपर अच्छे स्टैंडर्ड का पेपर आ गया, टेस्ट छोड़ देंगे, कहेंगे ये टेस्ट ही बेकार है, ये तो देंगे ही नहीं। अब ऐसे कई बच्चे आपके साथ रिपीट में बैठे हुए होंगे जो हमारे ही यहाँ के ड्रॉपर बैच के होंगे, फिर से रिपीट में वो बैठे होंगे। उनका प्रॉब्लम ही यही है कहीं ना कहीं कि उन्होंने इन्हीं सब चीज़ों पे काम किया होगा, सिर्फ और सिर्फ टेस्ट देना छोड़ देंगे, नोट्स पढ़ना छोड़ देंगे, एनसीईआरटी लेके बैठ जाएंगे। कोई दिक्कत नहीं है भाई, बैठो, पहले तुम इसको तो कमांड कर लो, पहले मॉड्यूल तो सॉल्व कर लो, तो पहले तुम नोट्स पे तो कमांड कर लो। लिमिट क्यों कर रहे हो तुम? बच्चे आपके 19 लाख हैं, उनका स्टैंडर्ड अलग है, हर बच्चे का अलग अलग तरीके से बच्चा सब तैयारी कर रहा है। आप चाहते हैं कि नहीं कि भाई हम कम में ही रह जाएं, तो ऐसे नहीं होगा। बस जस्ट मतलब होता है ना कि आपको विद द फ्लो जाते रहना है। एक काम कीजिएगा आप लोग, जो रैंक 1 वाली लड़की है उसका इंटरव्यू देखिएगा। एक लड़की है, उसके 720 में 720 इस बार आए हुए हैं, सबका रैंक 1 ही है, पिछले साल की तरह नहीं है कि 720 में आकांक्षा का रैंक 2 कह दिया, उसको उतना हाईलाइट ही नहीं मिला। हालांकि वो भी रैंक 1 ही थी, ये तो नीट का लोचा था, तो इस बार वो सिस्टम हटा दिया गया है। 720 के तीनों बच्चे रैंक 1 ही है, उनका रैंक अलग अलग नहीं है, और तीनों ने मेहनत करी है। तो लड़की का इंटरव्यू देखिएगा, मेरे को पर्सनली अच्छा लगा, उसने जो बातें कही थी, उसने जो भी बोला वो सही प्रैक्टिकल बातें बोली, जो पिछले साल हम लोगों ने फेस करा था। पिछले साल हमारे पास टीचिंग गैजेट्स नहीं था पढ़ाने के लिए, टीचिंग गैजेट नहीं था, इस बार आया हुआ है तो मस्त पढ़ा ही रहे हैं बच्चे, पढ़ ही रहे हैं। मतलब आपको ऐसी ही तैयारी करनी है, लगे रहना है, आंख बंद करके ना भरोसा रखो यार, इधर पूरी टीम लगी होती है। तुम्हारे लिए तुमसे ज्यादा सोचने वाले लोग बैठे हैं, तुम सोच क्यों रहे हो? तुमको तो सिर्फ पढ़ना है। बच्चा सब अपना दिमाग लगाना शुरू करता है, वहीं पे प्रॉब्लम्स जनरेट होने शुरू हो जाते हैं। दिमाग नहीं लगाना है आपको, सिर्फ एक काम है, पढ़ना है, जो पढ़ाया जा रहा है उसको रिवीजन करना है, जाके चुपचाप मॉड्यूल सॉल्व करना है, टेस्ट आए तो टेस्ट देना है। उससे ज्यादा दुनिया का ना ज्ञान लेना है, ना किसी दोस्त से बात करना है। बहुत सारे आपके ज्ञानी दोस्त आएंगे, वो आपको ज्ञान दे के जाएंगे, क्वेश्चन देखो उधर कह दिया है वो फलाना टीचर की सिर्फ एनसीईआरटी से 90 का 90 क्वेश्चन एनसीईआरटी से आया है। भाई दुनिया को पता है कि 90 का 90 क्वेश्चन एनसीईआरटी से आता है। मैं खुद कहता हूँ, मैं क्लास में पूरी एनसीईआरटी पढ़ाता हूँ, 100% एनसीईआरटी कवर हम क्लास में कराते हैं। वो रिकॉर्ड है, आप किसी भी बैच के बच्चों से पूछोगे, पूरी एनसीईआरटी पढ़ाते हैं। लेकिन सिर्फ एनसीईआरटी नहीं पढ़ाते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा सत्य है कि सिर्फ एनसीईआरटी हम नहीं पढ़ाते, एनसीईआरटी का एक एक लाइन पढ़ाते हैं। कभी अभी जो इस साल के 12th वाले बच्चे हैं उनसे आप बात करो, आप ही के साथ वो भी पेपर देंगे। 11th वालों से बात करो, सिर्फ 100% एनसीईआरटी नहीं पढ़ाते हैं, मॉड्यूल भी पढ़ाते हैं, उससे 10-20% एक्स्ट्रा भी पढ़ाते हैं। आपके स्टैंडर्ड को यहाँ रखते हैं, पेपर आपका यहाँ आता है, चीज़ें आसान लगती हैं। मतलब प्रैक्टिकली तैयारी करो यार, ऐसे ऐसे फिर अच्छा लगने वाला पढ़ाई हमने भी बहुत पढ़ा है। अपने टाइम में हम भी पढ़ाई करते थे तो हमको भी बहुत अच्छा लगता था, बहुत सारा पढ़ाई। यहाँ भाई बड़ा मजा आ रहा है, समझ में भी आ रहा है, पता चलता था क्वेश्चन क्या आता था, वो रेंज में ही, रडार में ही नहीं फंसता था, उस टाइप की तैयारी ही नहीं होती थी। तो वो भी प्रॉब्लम होता है बहुत बड़ा। तो ये सब चीजें जो अच्छा लगे जरूरी थोड़ी ना, बहुत जरूरी होता है आपको ना एक प्रोग्राम्ड वे में काम करना। और वो प्रोग्राम्ड वे के लिए आपको जो इतना पैसा देके जो कोचिंग ज्वाइन की है ना, यही लोग करवाते हैं। इवन सिंगली मेरे से नहीं हो पाएगा। अगर मैं अकेला हूं ना, अगर मैं कह रहा हूँ कि हाँ मैं इंडिविजुअल टीचर हूँ, मैं तुम्हें पूरी बायोलॉजी पढ़ा दूंगा, सारे क्वेश्चन करा दूंगा, इम्पॉसिबल है भाई, इम्पॉसिबल है। एक चैप्टर से मेरे से 100 से ज्यादा क्वेश्चंस नहीं निकल पाते हैं खुद से। पूरी टीम पीछे काम कर रही होती है जो सिर्फ एनसीईआरटी से हजारों क्वेश्चन हर साल निकाल के देते हैं। आप मानोगे, मैं बताता हूँ, जैसे आप मॉड्यूल उठाओ, मॉड्यूल में देखोगे एनसीईआरटी का एक अलग सेक्शन होगा क्वेश्चन का, वो तुम करते हो। एफटी में आते हो, वहां होता है क्वेश्चन। आप एआईटीएस देते हो, प्योर एनसीईआरटी बेस्ड होता है एआईटीएस, एनसीईआरटी से क्वेश्चन आते हैं, वहां होता है। क्वेश्चन रिपीट नहीं होता है, देखिएगा। ना नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन आता है एआईटीएस में, ना ही एफटी में आता है, रिपीट ही नहीं होता है, रिपीटेशन जीरो है, हर बार क्वेश्चन में फ्रेशनेस होती है। वो नहीं हो सकता है ना, तुमसे मेरे से किसी इंडिविजुअल इंसान से हो ही नहीं सकता है। तभी तो एक पूरी टीम बनी हुई है, एक पूरा यूनिट बना हुआ है, हर चीज के पीछे लोग लगे हुए हैं जो काम कर रहे हैं, उसी के तो पैसे लिए जाते हैं भाई, फोकट का पैसा थोड़ी ना लिया जाता है। खैर अलग चीज है, आप पढ़ाई कीजिए मन लगा के, पढ़ाई का दूसरा कोई सब्स्टिट्यूट ही नहीं होता है। देखिए पढ़ के आपको पता चलेगा कि हाँ, आंख बंद करके पढ़ना होता है, इधर उधर नहीं देखना होता है। पढ़िए, क्या पता आप लोगों में से कोई टॉपर निकल जाए। तो हालांकि प्रॉब्लम ये है कि ड्रॉपर के बच्चों को समझाना बहुत मुश्किल होता है, उनके अंदर बहुत सारी चीजें चल रही होती हैं, उनको संभालना दिक्कतों वाली बात हो जाती है। टाइमर ओआईएमआर के बच्चों को ठीक रहते हैं, वो उनका सही रहता है माइंड।
एक लड़का था, अभी रिपीटर में ही आया हुआ है फिर से, ऑलरेडी वो 12th पास आया हुआ था मेरे पास, ठीक है, मेरे ही बैच में था। शुरू में 2-3 महीने बहुत मन लगा के पढ़ाई किया, बाद में पता नहीं उसको कहाँ से, मतलब होता है ना कि ऐसे ज्ञान बरसते रहता है, आजकल तो फ्री का ज्ञान मिलते रहता है, कहीं से उसको ज्ञान मिल गया कि भाई एनसीईआरटी से पढ़ाई होती है। जब हम क्लास में पढ़ाते थे तो वो एनसीईआरटी लेके बैठता था, क्लास में ही एनसीईआरटी लेके बैठता था, बोलते थे लिख लो बाबू, तो सर नहीं सर एनसीईआरटी पे ही लिख लेते हैं, साइड में ऐसे एनसीईआरटी पे ही लिखते रहता था। मतलब होता है ना कि वो एक अलग रास्ता अपना लिया, 1-2 बार उसको मैंने समझाया, छोड़ दिए। इस बार उसकी नीट में जो, मतलब नीट का रिजल्ट पेपर दे के आया, आके मेरे से कहता है सर मेरा नहीं होगा सर, सॉरी सर, मेरे को फिर से जीएमडी ज्वाइन करना है आप ही के बैच में। मैंने कहा भाई मेरे बैच में ज्वाइन ना कर, तू एक बार ऑलरेडी मेरे से पढ़ चुका है, दूसरों को भी आजमा ले, दूसरों को भी मौका दे, जब फी दे रहा है तो सबको आजमा ले यहाँ पे आकाश में 2-3 साल, क्योंकि निकालना होता तो तू पहली बार मेरा बात कह के मान के निकाल चुका होता। अब आजमा, तू यही काम कर, घूम दूसरे बैच में एडमिशन, उसका हम बोले कि करवा लो किसी दूसरे बैच में, मेरे बैच में नहीं आओ। इन्वायरमेंट खराब कर देते हैं ऐसे बच्चे। आएगा टीचर पढ़ा रहा है, वो एनसीईआरटी लेके बैठ जाएगा, भाई तुम किसको बता रहे हो कि एनसीईआरटी से क्वेश्चन आता है? सामने वाला बंदा हर साल यही काम कर रहा है, तुम्हारे जैसे हजारों बच्चों को, इस साल 1000+ बच्चों को मेंटर कर रहे हैं हम, पिछले साल लास्ट ईयर 1000+ बच्चों को की मेंटरिंग करी है मैंने। तो हमें तो पता होता है ना कि वर्सटिलिटी कितनी होती है बच्चों में, कौन सा बच्चा कैसा होता है। तो उन सब चीजों से अपार्ट एक ही चीज, एक ही टाइप के बच्चे क्वालिफाई करते हैं जो सिर्फ विद द फ्लो जाते हैं, हमारे सिस्टम में आते हैं, जैसा हमारा सिस्टम कहता है, सिस्टम इन द सेंस जैसा आपको काम करने के लिए कहा जाता है, जस्ट उस फ्लो में, मतलब होता है ना घुल जाना, वो यहाँ घुल जाते हैं। फिर हर टेस्ट में हम उनके रिजल्ट का वेट करते हैं कि अरे भाई क्या है, हमारी बैच का ये बच्चा अच्छा टॉप किया है, चलो सही है। उस बच्चे से बात करोगे, कोई निगेटिविटी नहीं, कुछ नहीं, देखोगे पूरा मॉड्यूल पढ़े हुए है, पूरा मॉड्यूल लगाए हुए, नोट्स उसको लाइन बाय लाइन याद है, तभी आते हैं मार्क्स। तो विद द फ्लो आपको जाना ही पड़ता है। आप अपना अगर फ्लो चेंज करने की कोशिश करते हो तो किनारे में कहीं फंस जाते हो, आगे बढ़ ही नहीं पाते हो। चलिए, आप लोगों के मन में कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, बेशक पूछिए, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो इधर बैठा ही हूँ, इधर यही सी काम के लिए कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके मन में इस तरह की कोई सवाल है, कोई दुविधा है जो क्लैरिफाई करवानी हो तो करवा लीजिए। है कोई दिक्कत? या पढ़ाएं, हम पढ़ाने के लिए बैठे होते हैं, ऐसे भी इधर उधर की बातें मैं नहीं करता हूँ ज्यादा। बोलिए, नहीं है? यस सर। अरे ये नहीं कि अब एनसीईआरटी ही छोड़ देना, एनसीईआरटी पढ़ना है, लेकिन सिर्फ एनसीईआरटी से काम नहीं ना होगा बाबू। तुम्हारे एनसीईआरटी के 2 लाइन को समझाने के लिए मेरे को 20 लाइन बनाने पड़ते हैं, 20 लाइन समझाना पड़ता है। एनसीईआरटी के 10 पे एक ऐसे ऐसे टॉपिक है, सिर्फ 10 गिनती के 10 लाइन दिए हुए हैं, पूरे 1.5 घंटे मैं बोलते रह जाता हूँ उस 10 घंटे लाइन, 10 लाइन पे 10 लाइन की टॉपिक है एनसीईआरटी में लिखी हुई है, और नॉन स्टॉप 1.5 घंटे बोलते हैं, तब जाके वो 10 लाइन का डिकोडिंग होता है, बच्चों को समझ में आता है कि अच्छा ये 10 लाइन इतना डेप्थ था। तो ज्यादा कुछ भी नहीं होता है, बस एनसीईआरटी होता है। इधर आओ, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इनहिबिटर क्या है। मैंने लिखा है कोई भी सबस्टेंस जो एंजाइम की एक्टिविटी को कम करे उसको इनहिबिटर कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये एंजाइम था आपका, ठीक है, ये एंजाइम था, दिस वाज द ई, ठीक, इसी एंजाइम में इसके एक्टिव साइट पे ये वाला सबस्ट्रेट आके फिट हो रहा था, ठीक, लेकिन बिल्कुल इस सबस्ट्रेट का भाई, इसी सबस्ट्रेट जैसा दिखने वाला कोई और भी कंपाउंड आ गया, अब ये भी इस पे बाइंड कर रहा है, ये भी इस पे बाइंड कर रहा है। जैसे इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए कोई पेरेंट है, उनका एक बच्चा है, तो सारा प्यार उस बच्चे को मिल रहा है, कुछ दिनों बाद वो पेरेंट के दूसरे बच्चा हो जाता है, सेकंड चाइल्ड हो जाता है, तो प्यार बट जाता है। अब वो जो सेकंड बच्चा है वो पहले के लिए तो इनहिबिटर है, क्योंकि उसके आने की वजह से पेरेंट का प्यार बट गया है, पेरेंट की एफिनिटी उसके साथ कम हुई है, मतलब इनहिबिटर के आने की वजह से इन दोनों के बीच की एफिनिटी घटी है या बढ़ी है? कम हुई है। सर कम हुई है। कम हुई है। तो आप इसी कंपाउंड को कहते हो इनहिबिटर, जिसके आने से एंजाइम की सबस्ट्रेट के साथ एक्टिविटी कम हो जाए। अब 2 तरह के इनहिबिटर होते हैं। 2 तरह का इनहिबिटर कौन होता है? जैसे मान लीजिए कि ये जो हमारा ब्लू वाला है ये इनहिबिटर है, ये गया इस पे बाइंड कर गया और यहां जाके इसने कोवैलेंट बॉन्ड बना लिया, कोवैलेंट बॉन्ड बना लिया। देखो कोवैलेंट बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, अब बना लिया तो अलग ही नहीं हो रहा है, एक बार जाके अगर एंजाइम से जुड़ गया तो अलग ही नहीं हो रहा है। इसको कहते हैं
इरिवर्सिबल इनहिबिटर जो अलग नहीं हो रहा है एंजाइम से। लेकिन मान लीजिए फॉर एग्जांपल हम आपको समझा रहे हैं, अब इनहिबिटर दो तरह के होते हैं, थोड़ा डिटेल में हम लोग समझेंगे, आप चिंता नहीं कीजिए, चिंता नहीं कीजिए, पढ़ाते हैं। अच्छा, कल से दिवाली की छुट्टी है तुम लोगों की? यस सर। यस सर। चलो सही है, पढ़ाई कीजिएगा घर पे बैठ के। जैसे होता है ना फिजिक्स में बहुत सारा आपका टॉपिक टॉपिक छूटा होता है, स्टार्टिंग में ही समझ में आना हवा में उड़ जाते हैं, केमिस्ट्री में उसको बचा के रखे होते हैं कि पता नहीं टीचर का सर खाएंगे। उससे बढ़िया है कि आई ट्यूटर पे उसको खुद से पढ़ के जो चीजें आपकी कम हो रही हैं अभी से ही, जिन जहां आपका वीक जोन है उसको ठीक कीजिए आप, वो बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर वीक जोन को ठीक कीजिएगा तो अभी इसके बाद फिर टाइम नहीं मिलेगा, इसके बाद तो रौंदा जाएगा सिलेबस के मामले में आपको। इधर देखिए, रिवर्सिबल इनहिबिटर पे बात करते हैं। जैसे मान लो कोई एंजाइम था, कोई एंजाइम था, ठीक। अब मान लीजिए कि इस एंजाइम के पास 1000 एक्टिव साइट थे फॉर एग्जांपल, ठीक है, और इसके सामने सबस्ट्रेट भी 1000 था, तो प्रोडक्ट कितने बन जा रहे थे? 1000 बन जा रहे थे, ठीक है। लेकिन मान लो कि यहीं पे बिल्कुल इस सबस्ट्रेट जैसा इनहिबिटर भी आ गया, वो भी 1000 आ गया। अब दोनों का ताकत बराबर है, दोनों बाइंड करेगा, यहाँ पे दोनों बाइंड करेगा, तो पता चला कि 500 ES बना, तो 5 ही 100 प्रोडक्ट बना। समझ रहे हो बात को? 500 EI बना, इंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स बना, तो 500 प्रोडक्ट नहीं बनेगा, क्योंकि जहां इनहिबिटर बाइंड करता है वहां पे प्रोडक्ट नहीं बनता है। तो अब अच्छा मान लो कि ये जो इनहिबिटर है ये रिवर्सिबल इनहिबिटर है, ये जाके आपके एंजाइम के साथ कोवैलेंट बॉन्ड नहीं बना रहा है। अच्छा, जैसे मान लो कि तुम चाहते हो यहां सिर्फ तुम्हारा ही, इस पॉइंट पे सिर्फ तुम्हारा सबस्ट्रेट बाइंड करे, अभी दोनों बराबर है। एक काम करते हैं, हम सबस्ट्रेट को बढ़ा के 10,000 कर देते हैं, तो इसके आसपास सिर्फ सबस्ट्रेट सबस्ट्रेट नजर आएगा, बोलो तो, सिर्फ सबस्ट्रेट सबस्ट्रेट नजर आएगा। हम्म यस सर। तो जो ज्यादा होगा उसकी बाइंड करने की प्रोबेबिलिटी भी ज्यादा होगी, पता चला फिर से प्रोडक्ट बन जा रहा है। तो इस तरह का इनहिबिशन जिसमें जरूरत पड़ने पे एंजाइम की एक्टिविटी को वापस पाया जा सके, फिर से प्रोडक्ट बढ़ा के, चाहे कुछ भी करके, सबस्ट्रेट बढ़ा के, तो उसको रिवर्सिबल कहते हैं। लेकिन कई बार जो होता है वो जाके जुड़ गया, अब पता चला ये इनहिबिटर जाके 500 साइट पे जुड़ा है, कोवैलेंट बॉन्ड बना लिया है, अलग हो ही नहीं रहा है। अब अलग नहीं हो रहा है तो कुछ नहीं हो सकता है भाई, आप कुछ भी कर लीजिए, वो तो जगह छोड़ेगा, तब तो आप सबस्ट्रेट को बाइंड कराइएगा, इसको इरिवर्सिबल कहते हैं। तो यहां पे लिखेंगे हम लोग, दे बाइंड्स कोवैलेंटली, समझिए इसको, 2 मिनट में समझाते हैं। दे बाइंड्स कोवैलेंटली विद विद एंजाइम। यहां ये कैसे बाइंड करते हैं? बाइंड थ्रू नॉन कोवैलेंट बॉन्ड, नॉन कोवैलेंट बॉन्ड, ये नॉन कोवैलेंट बॉन्ड से बाइंड करते हैं। मूविंग फॉरवर्ड, आगे आते हैं, आगे आते हैं, 1 मिनट रुक जाइए, आगे आते हैं। ये नॉन कोवैलेंट बॉन्ड से बाइंड करता है। अगर हम यहाँ पे बात करें रिवर्सिबल में, रिवर्सिबल में क्या होता है? एंजाइम की एक्टिविटी को वापस रीगेन किया जा सकता है। एक्टिविटी ऑफ एंजाइम कैन बी रिवर्स्ड। यहाँ पे एंजाइम की एक्टिविटी को रिवर्स किया जा सकता है, यहाँ पे रिवर्स नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जहां पे इनहिबिटर बाइंड कर जाएगा वो जगह को छोड़ेगा ही नहीं। एक्टिविटी ऑफ एंजाइम कैन नॉट बी रिवर्स्ड, इसकी एक्टिविटी को रिवर्स नहीं किया जा सकता। देखो, रिवर्सिबल इनहिबिशन तुम लोगों को बहुत डिटेल में पढ़ाएंगे हम, इसको डिटेल में पढ़ना है रिवर्सिबल, अभी थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। पहले कुछ इरिवर्सिबल इनहिबिशन के एग्जाम्पल को बताते हैं, क्योंकि इसको डिटेल में नहीं पढ़ना है, इसको एग्जाम्पल के बेसिस पे आपको समझा देते हैं। अच्छा, एग्जाम्पल के बेसिस पे आपको समझाते हैं। जैसे आप लोग सब लोग न्यूरॉन वगैरह के बारे में पढ़े होंगे, हम लोग इरिवर्सिबल, रिवर्सिबल थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए कि ये एक न्यूरॉन है, समझिए इसको, जैसे मान लीजिए ये एक न्यूरॉन है, ठीक, ये येलो वाला, ये एक न्यूरॉन है, इधर देखते रहिए, ये एक न्यूरॉन है। अच्छा, मान लीजिए ये एक दूसरा न्यूरॉन है, मान लीजिए एक दूसरा न्यूरॉन है। अच्छा, आप लोग
11th में थोड़ा बहुत भी पढ़े होंगे तो मान लीजिए जैसे ये येलो वाला न्यूरॉन है, येलो वाला, इसमें मान लीजिए इम्पल्स बना, करंट बना, आपने इसको स्टिमुलेट किया, तो ये इम्पल्स या करंट आया यहाँ पे, ये इम्पल्स आया। जैसे मान लीजिए ये रेड वाला क्या है, इम्पल्स है या करंट है, सुनते रहिए, करंट आया इस न्यूरॉन में, येलो वाले में। अब ये करंट अगले न्यूरॉन में कैसे जाएगा, तो आपने सुना होगा कि इस येलो वाले के एंड में यहाँ पे क्या भरे होते हैं, बोलिए तो, न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं या नहीं होते हैं? यस सर। यस सर सर थोड़ा बहुत तो नाम सुने होंगे ना, न्यूरोट्रांसमीटर। जैसे एक बड़ा फेमस न्यूरोट्रांसमीटर है, एग्जांपल बताइए, एसिटाइल कोलिन। इसी को हम लोग कहते हैं ACH। क्या कहते हैं बोलिए तो, ACH कहते हैं। अब जब ये करंट इस न्यूरॉन में आया तो अगले में तो जा नहीं सकता है, जंप नहीं कर सकता है, करंट है, कूद नहीं सकता है, तो यहां से केमिकल निकलता है। अब ये केमिकल यहां से निकला, अब निकलता है तो ये केमिकल अगले न्यूरॉन पे जाके बाइंड करता है। अच्छा, यहाँ पे बाइंड करता है तो इस अगले न्यूरॉन पे, ग्रीन वाले पे, इसके रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। समझ रहे हैं बात को, बोलिए तो रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। अब इन्हीं रिसेप्टर्स पे ये जाके क्या करता है, एसिटाइल कोलिन, बोलिए तो, बाइंड कर बाइंड। गया, बाइंड कर गया। ठीक। अब जब बाइंड करता है तो इस अगले न्यूरॉन में भी क्या बन जाता है, बोलिए तो, करंट या इम्पल्स ठीक। अच्छा एक बात बताओ, जैसे मान लो कि एक ट्रक पे तुम सामान लोड कर दिए, सामान पहुंचा दिया ट्रक। अब ट्रक पर से सामान अगर उतारोगे नहीं, अनलोड नहीं करोगे, तो क्या वो ट्रक दूसरा सामान ढो के जा पाएगा, लेके जा पाएगा? नो नहीं। सर। नो अच्छा, सर जैसे मान लो कि ये फर्स्ट इंपल्स गया, फर्स्ट इंपल्स गया और इस रिसेप्टर पे एक बार बाइंडिंग हो गई, पहली बार बाइंडिंग हो गई, रिसेप्टर पे बाइंड हो गया। मान लो तुम दूसरी बार इंपल्स भेज रहे हो, सेकेंड टाइम, फिर से केमिकल निकला, लेकिन जो पहले से एसिटाइल कोलिन बाइंडेड हैं उनको रिसेप्टर पर से हटाओगे तभी ना अगला बाइंड करेगा और फिर अगला सिग्नल जाएगा, बोलो तो। यस सर पुराने वाले को हटाना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा ना। यस अब सर सुनिए, अगर आप पुराने वाले को नहीं हटाइएगा तो आपको पता है क्या होगा, अगर नहीं हटाइएगा तो क्या दूसरा वाला सिग्नल अगले न्यूरॉन में पास कर पाएगा? नो सर। नो सर नो सर। इंपल्स ट्रांसमिशन नो ब्लॉक। सर ठीक है, ये पता है, इंपल्स ट्रांसमिशन ब्लॉक हो जाएगा। अब कह रहा है सर ऐसा है सर, ब्लॉक नहीं होने दिया जाता है, ये जो सेकंड वाला न्यूरॉन है ये रिलीज करता है कुछ। क्या रिलीज करता है, तो ये रिलीज करता है एक बड़ा फेमस एंजाइम जिसका नाम है एसिटाइल कोलिनेस्ट्रेज, एसिटाइल कोलिनेस्ट्रेज एंजाइम। एसिटाइल कोलिनेस्ट्रेज एंजाइम को हम लोग कहते हैं ACHE। ये एंजाइम क्या करता है, ब्रेक कर देता है, किसको ब्रेक कर देता है, तो ये जो एसिटाइल कोलिन है, ये जो ACH है यहाँ पे बाइंडेड है, ACH उसको तोड़ देता है। तोड़ किस चीज में देता है, इनटू, ध्यान दीजिएगा, किस में तोड़ देता है, दो चीजों में, एसीटेट, एसीटेट प्लस कॉलिन में तोड़ देता है। और तोड़ देता है तो वो जगह खाली हो जाता है, खाली हो जाता है तो फिर अगला इंपल्स आता है, फिर वो आगे चला जाता है। इतनी बात समझ में आ रही है सबको कि कैसे आपकी बॉडी में ये काम चल रहा है, बताइए। यस सर यस सर। ठीक है। यस सर अच्छा एक बात बताओ, मतलब तुम्हें एक चीज पता चला कि एसिटाइल कोलिन को तोड़ने के लिए एसिटाइल कोलिनेस्ट्रेज नाम का एंजाइम है। वो एंजाइम वहां से जो बाइंडेड एसिटाइल कोलिन होते हैं उनको हटाता है ताकि अगला बाइंड कर सके। अच्छा, अगर मैं इस एंजाइम को ही ब्लॉक कर दूं, अगर मैं इस एंजाइम को ब्लॉक कर दूं, मान लो मैंने कुछ यूज किया और वो इस एंजाइम को ब्लॉक कर दिया, तो ये बताओ क्या होगा अगर इस एंजाइम को काम करने से रोक दोगे तो? तो वो रिलीज नहीं होगा, बाइंड होने से हटेगा नहीं। पुराना वाला हटेगा नहीं, अगला नहीं बाइंड करेगा, अगला नहीं बाइंड करेगा तो इम्पल्स अगला ट्रांसमिट नहीं होगा, न्यूरॉन्स के बीच में कम्युनिकेशन खत्म, इम्पल्स ब्लॉक हो गया। समझ में आई बात, बोलिए तो। यस सर। यस सर जानते हैं यस सर। कई सारे ऐसे न्यूरोटॉक्सिक कंपाउंड होते हैं, जैसे एक बड़ा फेमस कंपाउंड है डाई आइसोप्रोपाइल फॉस्फेट। मैं नाम लिख रहा हूँ, थोड़ी देर में उसके बारे में डिटेल में बताऊंगा। DIFP,
DIFP है डाई आइसोप्रोपाइल फॉस्फेट, इसी को कहते हैं नर्व गैस। जानते हैं ये इस एंजाइम के, एंजाइम है तो किस चीज से बना होगा? प्रोटीन से। प्रोटीन है तो किस चीज से बना होगा बोलिए तो? अमाइनो अमाइनो एसिड से। Minus ठीक है, एसिड। अब ये जो नर्व गैस है ना DIFP, इसके सेरिन अमाइनो एसिड से जाके बाइंड कर जाता है। बहुत हाई लेवल पे बता रहे हैं किसके से, किसके सीधा समझो कि DIFP नर्व गैस इस एंजाइम के साथ इरिवर्सिबली बाइंड करता है, बाइंड कर जाता है। अब ये एंजाइम काम ही नहीं कर पाता है, आप कुछ कर लीजिए अलग ही नहीं होता है। अब नहीं अलग होता है, न्यूरॉन्स ब्लॉक हो जाते हैं, इसीलिए कहते हैं कि ये न्यूरोटॉक्सिक है, आपको मार देता है। सिर्फ यही नहीं, इंसेक्टिसाइड भी, जो कीटनाशक होते हैं, इंसेक्टिसाइड जो इंसेक्ट को मारते हैं, वो भी इसी एंजाइम को ब्लॉक कर देते हैं, इस एंजाइम के साथ इरिवर्सिबली बाइंड कर जाते हैं और फिर इंसेक्ट्स को मार देते हैं। कई लोग कीटनाशक पी के भी मर जाते हैं, पेपर में ऐड आता है कि कीटनाशक पी के मजनू ने जान दी, प्रेमी के प्यार में प्रेमिका मर गई कीटनाशक पी के। अब वो सब जो सिचुएशन होता है, ये जो इंसेक्टिसाइड्स होते हैं, वो इस इनका प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग समझ में आ रहा है, ये कैसे काम करते हैं बोलिए तो? यस सर। Yes, sir. ठीक है, तो मैं लिख देता हूं तो आपको पता चल गया। अच्छा, रिवर्सिबल इनहिबिटर का एग्जांपल साइड में लिख दें, यहीं पे लिख दें। यस सर। यस सर। Yes, sir. सर्टेन, ये इसी का एग्जांपल है, ये यहीं पे समझा दिए हैं। सर्टेन इंसेक्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स एंड मैंने क्या कहा, डाई आइसो प्रोपाइल, पूरा नाम लिख देते हैं, डाई आइसो प्रोपाइल फ्लोरोफॉस्फेट, फ्लोरोफॉस्फेट इसी को कहते हैं DIFP, या इसी को कहते हैं नर्व गैस। नर्व गैस आर क्या होंगे? ये न्यूरोटॉक्सिक होंगे एज दे बाइंड्स इरिवर्सिबली, कौन से एंजाइम के साथ? ACHE। CCHE। Yes, ठीक, sir. समझ में आ गया सबको? क्लियर है? यस। अब हो गया तुम्हारा काम इरिवर्सिबल का। इरिवर्सिबल इतना ही था, इससे ज्यादा आप क्या करोगे जान के? उससे भी आगे जानना है तो जान लो कि नर्व गैस इस एंजाइम के सेरिन अमाइनो एसिड के साथ बाइंड करता है। बात खत्म। उतना भी नहीं जानना है, उतना जान के पूछा ही नहीं जाएगा तुमसे कभी, रिकॉर्ड है नहीं पूछा जाएगा। हो गया सर, आप कह रहे थे कि रिवर्सिबल डिटेल में पढ़ाओगे, पढ़ाओ रिवर्सिबल डिटेल में। चलिए अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इरिवर्सिबल की, काम समाप्त हो गए। टाइप्स ऑफ रिवर्सिबल, अरे सबको समझ में आया है वो? यस सर। Yes, sir. चलो हम Yes, लोग Yes, पढ़ने sir. जा रहे हैं Yes, sir. टाइप्स ऑफ रिवर्सिबल इनहिबिशन। देखिए इसके 4 टाइप होते हैं। एक होता है, बड़े ही आराम से हम पढ़ाएंगे ये टॉपिक क्योंकि बच्चे इसमें बहुत ज्यादा फंसते हैं। एक होता है कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, इनहिबिशन। दूसरा होता है, ध्यान रखिएगा, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। ठीक, इनहिबिशन। तीसरे की बात अगर मैं करूं, थर्ड की अगर मैं बात करूं, तो थर्ड होता है अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। अगर मैं चौथे की बात करूं, ये सब रिवर्सिबल इनहिबिशन है। फोर्थ की बात करें तो ये है मिक्स्ड इनहिबिशन। कहिएगा सर इतना पढ़ाइएगा आप? नहीं, आपको इसमें से आपकी एनसीईआरटी में सिर्फ 2 हैं, एक कॉम्पिटिटिव है, एक नॉन कॉम्पिटिटिव है। मिक्स्ड और अनकॉम्पिटिटिव मेडिकल कॉलेज में फर्स्ट ईयर में पढ़िएगा, आपके सिलेबस में नहीं है, आप हायर क्लास में सीखोगे, आपको यहाँ पे नहीं पढ़ाया जाएगा। अब आ जाते हैं कि ठीक है, जो पढ़ना है वही पढ़ा दीजिए। तो जो पढ़ना है उसमें सबसे पहला नाम है कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन बिल्कुल तुम्हारे उस छोटे भाई की तरह है जिसके आने से, भाई या बहन की तरह है जिसके आने से तुम्हारे माँ बाप से तुम्हारा प्यार कम हो गया, या तुम्हारे माँ बाप का लगाव तुमसे कम हो गया, एफिनिटी घट गई। चलो लगाव तो कम नहीं होता है पेरेंट्स का, हाँ ये जरूर है कि प्यार बट गया, संपत्ति का भी बंटवारा हुआ। तो ये जो है वो तुम्हारा कॉम्पिटिटर है, समझ रहे हो? तुम्हारा अपना ही भाई है, सगा भाई है, तो कॉम्पिटिटर तो है ही। तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन कौन है? कौन है कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर? कह रहे सर कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर ना
सबस्ट्रेट जैसा ही होता है, बिल्कुल तुम्हारे जैसा होता है। जितनी ताकत से तुम बाइंड करते हो, जैसे तुम हो, बिल्कुल वो है, क्योंकि वो तुम्हारा भाई है, तुम्हारे ही जैसा है। जो पेरेंट के साथ लगाव उसका बराबर रहता है। अभी अभी समझाए हैं कि जैसे मान लीजिए ये एंजाइम है, ध्यान दीजिएगा, ये एंजाइम है और ये इसका सबस्ट्रेट है, दिस इज ई, दिस इज एस। बिल्कुल इसी के जैसा दिखने वाला कौन आ गया है? इनहिबिटर आ गया है। तो दोनों भाई भाई है। अब दोनों बाइंड करेंगे, यहाँ पे समझ रहे हैं बात को, दोनों बाइंड करेंगे तो कुछ बनेगा ES कॉम्प्लेक्स, कुछ बनेगा EI कॉम्प्लेक्स। ES से प्रोडक्ट बन जाएगा, लेकिन जहां जहां इनहिबिटर बाइंड किया होगा वहां पे प्रोडक्ट नहीं बनेगा। नहीं बनेगा। ये बात समझ में आ रही है? अब कह रहा है ठीक है सर, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, इससे हमें क्या पता चलता है? जैसे मान लो एक ताला है, उसकी एक चाबी है, लेकिन बिल्कुल उसी चाबी के जैसा एक डुप्लीकेट चाबी बनवा लोगे, उससे भी ताला खुल जाएगा कि नहीं खुल जाएगा? यस सर। तो ये क्या बताता है, ये वाला कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, कि अगर आप सबस्ट्रेट जैसा ही कोई इनहिबिटर लेके आइएगा तो भी एंजाइम उससे बाइंड कर जाता है। ये ताले और चाबी की थ्योरी को प्रूव करता है। क्लियर है ये बात? यस सर। हम्म। अच्छा ये जो इनहिबिटर है वो CI है। CI बोले तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, तो अभी तो उसके जैसा दिख रहा है ना? यस सर। यस सर। तो लिख रहे हैं इनहिबिटर कॉम्पीट्स विथ द सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट फॉर, इनको साइड में रखो, इस बात को बॉक्स अप करो ताकि तुम समझ सको। इनहिबिटर कॉम्पीट्स विद द सबस्ट्रेट फॉर सेम बाइंडिंग साइट। ये सेम बाइंडिंग साइट के लिए कॉम्पीट करता है। दूसरी पॉइंट, ये कौन सी थ्योरी को प्रूव करता है? कि हर ताले की एक चाबी होती है और हर चाबी की एक मास्टर चाबी होती है। मास्टर चाबी भी यूज कीजिएगा तो ताला खुल जाएगा। सबस्ट्रेट जैसा दिखने वाला भी अगर आप इनहिबिटर लेके आइएगा तो भी आपका एंजाइम उससे बाइंड कर जाएगा। क्लियर है ये बात? यस सर। अच्छा Yes, sir. अच्छा, कई बार हम एक चीज बोले हैं आप लोगों के कि इस इनहिबिटर के आने से, इस इनहिबिटर के आने से प्यार कम हुआ है, प्यार बट गया है। किसके किसके बीच का? तुम्हारे और तुम्हारे पेरेंट के बीच का, एंजाइम और सबस्ट्रेट के बीच का। पहले सारा प्यार सबस्ट्रेट को मिल रहा था, इसके आने से एफिनिटी घटा है। थोड़ी देर पहले पढ़ाए थे, एफिनिटी घटने से KM बढ़ता है या घटता है? बढ़ता है। बढ़ता है। बढ़ता है, है। उल्टा रिलेशन होता है। तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर के प्रेजेंस में KM बढ़ जाएगा। आ रही है बात समझ में? यस सर। अच्छा एक चीज समझो, एक चीज समझो, जैसे ये हमारा S था, ये हमारा S है। अच्छा मान लीजिए पहले ये 1000 था, ठीक, और इसके पास भी 1000 एक्टिव साइट थे। तो अगर पहले जब दोनों थे तो कितने प्रोडक्ट बन रहे थे? 1000 P बन रहे थे। लेकिन इनहिबिटर भी 1000 आ गया, दोनों बराबरी वाले हैं, तो अब 500 ये बन रहा है, 500 ये बन रहा है, 500 प्रोडक्ट बन रहा है, और 500 प्रोडक्ट तो नहीं बन पा रहा है। इनहिबिटर की प्रेजेंस की मैं बात कर रहा हूं। रेट घट गया, पहले कितना प्रोडक्ट बन रहा था? 1000 प्रोडक्ट बन रहा था पर यूनिट टाइम में, अब 500 ही बन रहा है। मतलब इनहिबिटर के आने से रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज हुआ या नहीं हुआ? यस सर। डिक्रीज हुआ। दूसरी बात, यस सर। दूसरी बात, इट ऑल्सो इंक्रीजेस, क्या बढ़ा दिया? KM। कैसे? बिकॉज इन प्रेजेंस, सुनते रहिएगा, इन प्रेजेंस ऑफ CI के होने मात्र से एफिनिटी बिटवीन E and S has decreased। क्लियर है ये बात? यस सर। कह रहा सर वेलोसिटी पे क्या असर पड़ेगा? वेलोसिटी पे क्या असर पड़ेगा? कह रहे देखो पहले 1000 प्रोडक्ट बन रहा था, अब तो 1000 नहीं बन रहा है, घट गया है वेलोसिटी। तुम्हारे हिसाब से तो वेलोसिटी घट गया है। अच्छा तुम चाहते हो, क्योंकि ये रिवर्सिबल इनहिबिशन है, पहले ही कह रहे हैं, तुम चाहते हो कि नहीं सिर्फ सबस्ट्रेट बाइंड करे, सिर्फ सबस्ट्रेट बाइंड करे। एक काम करो, इस सबस्ट्रेट को बढ़ा के अगर 10,000 कर दोगे तो एंजाइम के आसपास सिर्फ सबस्ट्रेट होगा,
कहाँ इनहिबिटर 1000, तुम कहाँ 10,000, उससे 10 गुना ज्यादा हो, तो आस पास तुम ज्यादा रहोगे, तुम ज्यादा रहोगे तो बाइंड भी तुम ज्यादा करोगे, तो प्रोडक्ट भी तुम ज्यादा बनाओगे। मतलब Vmax अनचेंज्ड रहता है। तुम फिर से Vmax गेन कर सकते हो, तुम फिर से 1000 प्रोडक्ट बनवा सकते हो, लेकिन उसका एक शर्त है। शर्त क्या है बोलिए तो, क्या शर्त है? सबस्ट्रेट के कॉन्सेंट्रेशन को क्या करना पड़ेगा? इंक्रीज। इंक्रीज। Increase. ऐसे ऐसे बराबर पे, क्या बराबर पे ऐसा होता है? नो सर। Sir. No, sir. ठीक है, ये बात सबको समझ में आया? क्लियर है? देखिए तो एक यस बार सर। लिखा है। अच्छा, कहिएगा इसका ग्राफ व्राफ पढ़ाइए सर, थोड़ा ग्राफ समझाइए ताकि हम लोग को समझ में आए। देखो इसके कॉम्पिटिटिव और नॉन कॉम्पिटिटिव के ग्राफ एम्स पूछे हुए हैं। अब जो पूछे हुए हैं वहां तक पहुंचने में मेरे को थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन फिर भी उसका पार्शियल आपको समझाते हैं। अभी तुम बहुत चुटकियों का खेल है, अभी तुम लोग समझ जाओगे। चलो ग्राफ देखते हैं। जैसे मान लो ये ग्राफ है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग दिखाएंगे एक्स पे सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन, वाई पे दिखाएंगे वी मैक्स, y पे दिखाएंगे v max अपॉन 2, दिस इज y, दिस इज x। कह रहा है सर इधर देखो सर, शुरू में आप कह रहे हो सर कि चलो आप ये ग्रीन वाला ग्राफ देखो, ये ग्रीन वाला देखो, मान लो तुमने 1000 दिया और Vmax गेन कर लिया। एट दिस पॉइंट तुमने Vmax गेन कर लिया। ये ग्रीन वाला है बिना इनहिबिटर के, जब कोई इनहिबिटर नहीं था, जब कोई इनहिबिटर नहीं था, तुम 1000 दे रहे थे, 1000 का प्रोडक्ट बन जा रहा था। लेकिन एक दिन इनहिबिटर आ गया। अब इनहिबिटर आ गया तो देखिए क्या हुआ, इनहिबिटर के आने से यही ग्राफ धीरे 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 आगे बढ़ेगा। पता चला Vmax तो मिल रहा है, Vmax तो मिल रहा है, लेकिन इस पॉइंट पे जाके मिल रहा है। जब आपने इसको नीचे मिलाया तो देखा कि भाई Vmax तो मिल जा रहा है, लेकिन सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन क्या करना पड़ा बोलो तो? इंक्रीज। ज्यादा करना पड़ा। Increase. कहाँ जाके देख रहे हो 10,000 पे जाके Vmax हुआ है, समझ रहे हो बात को? अच्छा, Yes, sir. एक चीज देखो, ये है Vmax अपॉन 2, इसको ग्रीन वाले से S से मिलाओ, इसको ग्रीन वाले से सबस्ट्रेट के कॉन्सेंट्रेशन से मिलाओ। अच्छा, ये सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन क्या कहलाता है? Km कहलाता है, जिसपे Vmax अपॉन 2 हो जाए, बोलो। यस। यस सर। अच्छा ठीक। यस सर। ये रेड वाला ग्राफ कब है? रेड वाला ग्राफ कब है? इन प्रेजेंस ऑफ कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, ठीक है। कह रहे सर Yes, आप sir. कह रहे थे कि कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर के प्रेजेंस में Km बढ़ जाता है, दिखाइए ग्राफ में। देखिए ग्राफ में, ग्राफ तुम लोग देख सकते हो। इसी चीज को मिलाओ, इसी Vmax अपॉन 2 को तुम मिला के देखो, किससे मिला के देखो? रेड वाले ग्राफ से, रेड वाले ग्राफ से मिला रहे हो। देखो अब Vmax अपॉन 2 पाने के लिए नीचे सबस्ट्रेट ज्यादा खर्च करना पड़ा, ये यस सर। Km है। ये Km कब? विदाउट इनहिबिटर, है ना। यस सर। दूसरा वाला इन प्रेजेंस ऑफ इनहिबिटर। Inhibitor. बढ़ गया है या घट गया है? Km बढ़ गया है या घट गया है? आगे गया है ना, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ लेवल गया पे तो ये आगे गया है, तो बढ़ गया है या नहीं बढ़ गया है बोलो? Yes, इंक्रीज sir. हुआ। तो इस ग्राफ में कुछ था, चुटकियों का खेल था या नहीं था? बस देखना है आपको, रीड करने आना चाहिए। ग्राफ आसान है। यस सर। यस सर। बहुत अच्छे, Sir. बहुत अच्छे। अब कहिएगा कि सर सब हम लोग पढ़ लिए, समझ में आ गया। एक काम कीजिए, आपको देते हैं 2 मिनट का ब्रेक, इसको ठंडे दिमाग से ऑब्जर्व कीजिए, फिर अपने एंड से जूम कर लीजिए आप, आपके लिए अच्छा रहेगा। ठंडे दिमाग से ऑब्जर्व कीजिए, फिर इसके कुछ बेहतरीन एग्जाम्पल आपको समझाएंगे प्रैक्टिकल लाइफ में। एग्जाम्पल क्योंकि इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तुम लोग इसको देखो, हम आते हैं। तुम लोग इसको देखो अपने एंड से, हम आते हैं।
ये बताइए कोई डाउट है इस टॉपिक में अब तक कोई डाउट? नो सर। अरे पूछ लो सर। सर एक बार ग्राफ रिपीट करना था। ग्राफ रिपीट करें, ठीक है। सोफिया, हाँ सोफिया आ जाइए। यस सर। बताइए आपको ग्राफ में एग्जैक्ट क्या नहीं समझ में आया है? पल्ले ही नहीं पड़ा ग्राफ? फिर से समझा दें? नो सर समझ। फिर से समझा दें? यस सर। चलिए सोफिया यहाँ देखिए, रफ में समझाते हैं। सोफिया हम लोग x पे सबस्ट्रेट रखेंगे, y पे वेलोसिटी रखेंगे। यहाँ हमने रख दिया है Vmax। मान लीजिए एक एंजाइम है, सपोज कीजिए एक एंजाइम है और उसका सबस्ट्रेट है। एंजाइम के पास 1000 एक्टिव साइट है, ठीक है। मान लीजिए आप सबस्ट्रेट बढ़ा रही हैं, जैसे यहाँ 0 रखा है हमने सबस्ट्रेट, 200, 400, 800, 1000, ठीक है सोफिया। देखिए, यस सर। चलिए एक काम कीजिए सोफिया, आप सबस्ट्रेट बढ़ाइए, वेलोसिटी बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, बढ़ते 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 कितना दीजिएगा कि Vmax मिल जाएगा? जब तक हज- एक्टिव साइट फोल्डिंग पे। 1000 दीजिएगा तभी ना Vmax मिलेगा। इस पे Vmax मिल गया। यस सर। देख रही हैं ऐसे बढ़ते जा रहा है। इस पे 800 पे नहीं मिला है, 400 पे नहीं मिला है, 200 पे नहीं मिला है, लेकिन 1000 देने पे फुल हो गया एक्टिव साइट। उससे ज्यादा तो वेलोसिटी नहीं हो सकता है, उससे ज्यादा प्रोडक्ट नहीं बन सकता है। बोलिए, ये ग्राफ पहले भी नो। समझाए थे। यस सर। ग्रीन वाला जब इनहिबिटर नहीं है, लेकिन मान लीजिए इसी एंजाइम के पास एक इनहिबिटर भी आ गया है, अब वो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है। अब मान लीजिए कि अब वो भी इनहिबिटर वो भी बाइंड कर रहा है, तो देखिए क्या होगा। अब उसके आने से आपने क्या पढ़ा है? उसके आने से आपने पढ़ा है Km बढ़ जाता है, Vmax अनचेंज रहता है, लेकिन उसका शर्त है कि आपको क्या बढ़ाना पड़ेगा? सबस्ट्रेट बढ़ाना पड़ेगा। यही पढ़ा है ना आपने? यस सर। ठीक है। अब इनहिबिटर के आने से रेट ऑफ रिएक्शन घटा है, घटा है, घटा है। अब Vmax नहीं मिल पा रहा है। पहले 8 आपको 1000 पे Vmax मिल जा रहा था, लेकिन रेड वाले में देखिए वेलोसिटी अभी भी 1000 पे नीचे है। नीचे है या नहीं है? Vmax नहीं यस मिला सर। है, लेकिन आप चाहती हैं कि Vmax मिल जाए। सबस्ट्रेट बढ़ाते जाइए, बढ़ाते जाइए, बढ़ाते जाइए। पता चला इस पॉइंट पे जाके Vmax मिल गया हमें, लेकिन जब आपने इसको नीचे सबस्ट्रेट से मिलाया तो पता चला यहाँ 10,000 आपको देना पड़ रहा था। समझ रही है बात को? यस सर। तो ये जो रेड वाला है, ये किसकी प्रेजेंस में है? इन प्रेजेंस ऑफ सीआई। सीआई के आने से एक तो रेट ऑफ रिएक्शन घट गया है, वेलोसिटी आप फिर से गेन कर सकते हो मैक्सिमम, लेकिन उसके लिए आपको सबस्ट्रेट क्या करना पड़ा है सोफिया? ज्यादा करना पड़ा है। करना पड़ा है या नहीं? का यही ना समझा रहे थे कि सबस्ट्रेट बढ़ाएगा तो एंजाइम के आसपास सबस्ट्रेट बढ़ेंगे, बाइंड करने के चांसेस ज्यादा बढ़ेंगे, ठीक है। सोफिया, यस सर। केम किसको कहते हैं? मैक्सिमम के हाफ वेलोसिटी को केम कहते हैं। हाँ, यस सर। तो ये था Vmax अपॉन 2। ग्रीन वाले ग्राफ से मिलाइएगा तो पता चला कुछ वैल्यू आया नीचे, तो ये केम था ग्रीन वाले का। लेकिन रेड वाले पे वो केम यहां जाके मिला, देखिए तो ये ज्यादा है। केम ज्यादा कहाँ है? ये ज्यादा है, ये कम है। सबस्ट्रेट के कॉन्सेंट्रेशन में देखिए, ये कम है केम। यस सर। मान लीजिए ये 300 ही है, पता चला ये 400 है, तो ज्यादा कौन है? रेड वाला या फिर ग्रीन वाला केम? राइट वाला। रेड वाला। केम ज्यादा होता है तो बताए थे एफिनिटी कम होता है। तो रेड वाला ग्राफ आपको तब देखने को मिलेगा जब कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर होगा, क्योंकि वो एफिनिटी को घटाता है। यही ना पढ़ाए हैं आपको? बोलिए। यस सर। बस हो गया, यही तो इस ग्राफ में था। क्या कुछ नया कुछ बताए हैं? जो पीछे समझाए थे वही यूज किए हैं। कोई दिक्कत? नो सर। थोड़ा सा रिवीजन करना नो पड़ेगा सर। बैठ के, ठीक है। अब आइए हम लोग कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर का एग्जाम्पल पढ़ेंगे। देखो, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर का सबसे पहला बढ़िया एग्जाम्पल जो आपको पढ़ा रहे हैं, जैसे देखो, जैसे मान लो है एक बड़ा ही फेमस विटामिन है, एक बड़ा ही फेमस विटामिन है, नाम है उसका फॉलिक एसिड। नाम है उसका फॉलिक एसिड। बोलोगे सर फॉलिक एसिड कौन सा विटामिन है? तो ये है विटामिन B9। कह रहा है अच्छा क्या काम है सर इसका? तो बताते हैं। फॉलिक एसिड का काम है कि हर बैक्टीरिया के सेल को, हाँ तुम्हारे सेल को तो चाहिए, हर बैक्टीरियल सेल को चाहिए, ऑल बैक्टीरियल cells require
रिक्वायर फॉर ग्रोथ, हर बैक्टीरिया के सेल को चाहिए ग्रोथ के लिए। तो कह रहा है ठीक है सर, एक काम है सर, बैक्टीरिया इसको खा ले, मतलब इसके सेल में वो घुस जाए, क्योंकि बैक्टीरिया यूनिसेलुलर होता है। और दूसरा है कि सर इसको बना ले, दो ही चीज होगा ना, विटामिन B9, तुम्हारा ही क्या हो सकता है, या तो तुम खा लो या तो बना लो। अब कह रहे सर बैक्टीरिया के साथ एक प्रॉब्लम है सर, बैक्टीरिया के सेल में क्योंकि यूनिसेलुलर है तो सेल में किसी चीज को अंदर भेजना पड़ेगा, ये घुसता ही नहीं है, मतलब ये बैक्टीरियल सेल वॉल को क्रॉस नहीं कर सकते। बट कांट क्रॉस। बड़ा गंभीर समस्या है, बैक्टीरिया इसके बिना जिंदा नहीं रह पाएगा, बैक्टीरिया इसके बिना ग्रो नहीं कर पाएगा, जिंदा नहीं रह पाएगा, और बैक्टीरिया के सेल में ये जा ही नहीं रहा है। तो दूसरा रास्ता क्या है इसको पाने का? बनाना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा कि नहीं बनाना पड़ेगा, बोलो। यस सर। Yes, sir. ठीक है, तो मैंने लिखा है बट कांट क्रॉस बैक्टीरियल सेल बाय डिफ्यूजन, बाय डिफ्यूजन या एक्टिव ट्रांसपोर्ट नहीं पास कर सकता है। और बैक्टीरिया कहता है भाई हमको तो चाहिए, कहता है ठीक है बना लो। तो देखो बैक्टीरिया इसको बनाता है एक बड़े फेमस कंपाउंड से, नाम है उसका पैरा एमिनो बेंजोइक एसिड। बैक्टीरिया कहता है ठीक है सेल में आना नहीं सकता है, बना तो लेंगे हम, और उसको बनाता है पाबा से, पाबा ही है पैरा एमिनो बेंजोइक एसिड। कहिएगा सर कैसे बनाता है? तो कह रहा है बनाता है एक एंजाइम की मदद से। पाबा सबस्ट्रेट है, प्रोडक्ट है विटामिन B9, और यहाँ पे एक एंजाइम है जिसकी मदद से ये चीज बनाई जाती है। उस एंजाइम का ही नाम ही है फॉलिक एसिड सिंथेटेज, जो फॉलिक एसिड बनवाए। ध्यान रखिएगा दिस इज ई। कह रहा है ठीक है सर, आपको यहाँ पे एंजाइम कौन है, सबस्ट्रेट कौन है, प्रोडक्ट क्या है, समझ में आया? बोलिए तो। यस सर। अब कह रहा है कि देखो जैसे मान लो बैक्टीरिया तुम्हारी बॉडी में भी इन्फेक्शन कर देता है, जैसे टीबी का बैक्टीरिया होता है, टाइफाइड का बैक्टीरिया होता है, समझ रहे हैं बात को, निमोनिया का बैक्टीरिया होता है, बहुत सारा तुमको बैक्टीरियल डिजीज होता है, वायरल डिजीज भी होता है। अब मान लो मेरे को कोई बैक्टीरियल डिजीज है फॉर एग्जांपल, बड़ा ही मतलब सीरियस बैक्टीरियल डिजीज है, हम डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर हमको दवाई लिखा। अब वो दवाई कैसे बैक्टीरिया को मारता है, क्योंकि मेरी बॉडी में बैक्टीरिया ग्रो कर रहा है, वो बना रहा है विटामिन B9। तो देखिएगा हम लोग क्या करते हैं, एक बड़ा ही फेमस कंपाउंड यूज करते हैं, उसका नाम है सल्फा ड्रग। कह रहे सल्फा ड्रग क्या करता है सर? तो सल्फा ड्रग है बाबू कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। जानते हैं ये जो एंजाइम है फॉलिक एसिड सिंथेटेज, जहां पे पाबा बाइंड कर रहा है वहीं पे ये भाई साहब भी जाके बाइंड करते हैं, और जब ये बाइंड करते हैं इस एंजाइम से तो कोई प्रोडक्ट बनेगा? नो सर। देयर नो सर। जो प्रोडक्ट नहीं बनेगा तो बैक्टीरिया मर जाएगा कि नहीं मर जाएगा? यस सर। तो डॉक्टर आपको सल्फा ड्रग हैवी डोज में लिखता है। तुम पीछे सबस्ट्रेट बढ़ा रहे थे, मान लो तुम इनहिबिटर बढ़ा दोगे तो सिर्फ इनहिबिटर बाइंड करेगा? बोलो तो बाइंड करेगा कि नहीं करेगा? यस सर। और मान लो तुम सल्फा ड्रग खूब खा रहे हो दवाई खा रहे हो, एंटीबायोटिक का कोर्स लिख दिया, सुबह शाम रात 2 एंटीबायोटिक खाइए या 3 खाइए, 5 दिन तक खाइए। अब अचानक से तुम्हारी बॉडी में एंटीबायोटिक बढ़ेगा, ये सल्फा ड्रग बढ़ेगा, ये जाके इस एंजाइम से बाइंड करेगा, प्रोडक्ट ही नहीं बनने देगा, बैक्टीरिया मर जाएगा। तो हमने कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन की मदद से प्रैक्टिकल लाइफ में बैक्टीरियल पैथोजन से छुटकारा पाया या नहीं पाया? यस Yes, sir. यस सर। ठीक है, we use it to control bacterial pathogens। समझ में आया सबको? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। ठीक है, तो ये पहला एग्जाम्पल था, दिस वाज द फर्स्ट एग्जाम्पल। सबको समझ में आया बैक्टीरिया कैसे बनाता है? कैसे बनाता है? बैक्टीरिया synthesizes it from पाबा। तुमसे इसमें क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? पूछा जाएगा बताओ फॉलिक एसिड सिंथेटेज का कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर कौन है? कौन है फॉलिक एसिड सिंथेटेज का कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर? Sulfur drug. सल्फर। अब आते हैं इसके दूसरे एग्जाम्पल पे। देखो दूसरा एग्जाम्पल बड़ा फेमस है, बहुत सारे इंसिडेंट आप दूसरे एग्जाम्पल का सुनते हो। जैसे बहुत लोग शराब पीते हैं, तुम लोग में से किसी को आदत पकड़ लिया होगा बीड़ी का, शराब का, इधर
फूक रहा है भाई, देख रहे हो 19-20 साल का लड़का सब आजकल पीने वाला कॉमन ही हो गया है। अब इसको ट्रेंड ही मान लिया गया है, कूल दिखने का तरीका होता है, आदत लग जाती है लोगों को, क्या कीजिएगा। आपके पर चलिएगा, 12th में तो पढ़ाया है आपका एनसीईआरटी, कह रहा है कूल दिखने की टेंडेंसी और जवानी का जोश दोनों रोक नहीं पाता है, गलत संगति में इंसान आ ही जाता है। कह रहा है ठीक है सर, बताना क्या चाहते हो वो बताओ, तामझाम से ऊपर। देखो जो बताना चाहते हैं ध्यान से सुनिए। जैसे मान लीजिए भाई, अब आपको पता है कि भाई दुनिया में शराब का डिमांड बहुत है, लोग खूब शराब पी रहा है, तो शराब क्या है, तो इथेनॉल है। शराब क्या है, इथेनॉल है। इसी इथेनॉल को तुम कहते हो बाबू इथाइल एल, इथाइल अल्कोहल। ठीक है। इथेनॉल बनता कहाँ पे है, तो बीवरेज इंडस्ट्री में बनता है। बीवरेज इंडस्ट्री में जहां तुम्हारे लिए बियर, शराब, ये सब अल्कोहल अल्कोहल बनाया जाता है, वहीं पे बनता है। अब मान लो तुम बीवरेज इंडस्ट्री के मालिक नहीं बने, लेकिन तुमको पैसा कमाना है, तो तुम अपना दारू भट्टी खोल दिए, देसी शराब की दुकान। अब देसी शराब की दुकान तुम खोल दिए, मान लो देसी भट्टी, देसी भट्टी खोल दी। देखते हो गाँव में जाओगे तो साइड में कहीं पे भट्टी लगाया रहता है सब, उसमें एकदम पाउच बना रहा होता है सब। एक अंग्रेजी शराब की दुकान होती है, एक देसी शराब की दुकान होती है, वहां पे पाउच बिकता है। अब देसी शराब वाला में क्या है ना, जैसे तुम बीवरेज इंडस्ट्री खोलोगे तो वहां इसी सब से काम कराया जाता है, फर्मेंटेशन कराया जाता है, तब तो अल्कोहल बनता है। अब वहां पे देसी भट्टी हो या बीवरेज इंडस्ट्री हो, बढ़िया वाला शराब का फैक्ट्री हो, दो प्रोडक्ट बनता है, एक इथेनॉल भी बनता है और एक मिथेनॉल भी बनता है। मिथेनॉल भी बनता है, सुनते रहिए जो आपको बता रहे हैं। इसी मिथेनॉल को कहते हैं मिथाइल अल्कोहल। लेकिन जो बढ़िया वाला कंपनी है सब, इस मिथाइल अल्कोहल को डिस्टिलेशन से छाट के हटा देता है। लेकिन तुम बिना पढ़े लिखे मान लो कि शराब का भट्टी खोल दिए, क्या भाई तो सीख लिए कि अच्छा इसे शराब बनाया जाता है सड़ा गला के, ये काम तो हम ही कर लेंगे। बना दिए उधर शराब, पता चला कि तुम जो शराब बनाए उसमें ये दोनों था। या फिर पता चला मिथाइल अल्कोहल ही बना दिए। ये मिथाइल अल्कोहल जो है, ये है पॉइजनस, ये है जहरीला शराब। कहोगे कैसे मान ले सर जहरीला शराब है, देसी भट्टी में ही ना होता है, नहीं देखते हो कि भाई शराब में जहरी, इधर पंजाब में जहरीली शराब पीने से एक बार में 40 मजदूरों की मौत। एक तो मजदूर अंग्रेजी शराब पी नहीं सकता है, ऊपर से गया भट्टी में देसी पाउच पिया, राम नाम सत्य हो गया। ये होता है ऐसे बिहार में, यूपी में आए दिन आप ये सब केस सुनते होंगे, पेपर में पढ़ते हैं ऐसा कि जहरीली शराब पीने से इतने लोगों की मौत हो गई। यस सर। ठीक है। अब यस देखिए सर। इसका चक्कर क्या है, चक्कर क्या है, जैसे मान लो कि तुम शराब पीते हो, तो ये जैसे ये इथाइल अल्कोहल है, तुम्हारी बॉडी में गया, स्टमक से एब्जॉर्ब होता है, याद रखिएगा अल्कोहल का एब्जॉर्प्शन स्टमक में खूब होता है। वहां से ये जाता है आपके लिवर में, इन लिवर में जाता है। दोनों अल्कोहल ही है, क्योंकि एक मिथाइल है या इथाइल है कोई दिक्कत नहीं है, दोनों अल्कोहल ही है, लिवर में जाता है। लिवर में इन दोनों भाई लोग को एक एंजाइम मिलता है, उस एंजाइम का नाम है अल्कोहल, ध्यान रखिएगा, डिहाइड्रोजीनेज। इस ग्रुप के एंजाइम का नाम आप सुने होंगे, पढ़ाए थे कि ये एंजाइम अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है, पढ़ाए थे पहले ही बार, फर्स्ट क्लास एंजाइम याद है, ऑक्सीडोरिडक्टेज। Yes, sir. ठीक यस है। यस सर। यस सर। अब मान लो कि तुमने इथेनॉल पिया है, इथाइल अल्कोहल पिया है, तुम्हारे लीवर में ये गया इथाइल अल्कोहल, तुम्हारे लीवर में ये एंजाइम है, उससे ही भाई साहब बनवा देते हैं, क्या बनवा देते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, बनवा देते हैं एसिटल्डिहाइड। क्या बना देते हैं बोलिए तो, एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड से आपकी बॉडी को दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप मिथाइल अल्कोहल पी लिए हैं, अगर मिथाइल अल्कोहल पिए हैं, तो उससे आपका लीवर इसी एंजाइम की मदद से जब उसका डिहाइड्रोजिनेशन करवाता है तो बन जाता है फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड जहरीला होता है, डैमेज कर देता है मैनी टिश्यू को, आंखों को ब्लाइंड कर देता है, एंड ऑल्सो सेंसिटिव होता है आईज के लिए, एंड ऑल्सो कॉजेज व्हाट, क्या कॉज करता है, ब्लाइंडनेस। ठीक है। कह रहा है भाई इसीलिए तो जहरीला शराब पीने के साथ ही भाई ये मिथाइल अल्कोहल कोई पी रहा है, मान लो देसी भट्टी है, वहां डिस्टिलेशन किया नहीं, इसको हटाया नहीं, बंद तो जाता ही है हर बार, हटाया नहीं, पी लिए, पता चला कि तुम्हारे लीवर में गया, लीवर इससे बना दिया फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड चाहे तुम ले लो चाहे बन जाए बॉडी में, तुम्हारे टिश्यू को मार देगा, तुम्हारे आंखों को ब्लाइंड कर देगा, आंखों के लिए सेंसिटिव होता है। अब भाई मान लो कि अब हम गरीब आदमी गए देसी भट्टी पे शराब पी ही लिए, अब
जहरीला शराब पी लिए, तो डॉक्टर उसको गरिया के नहीं ना भगाएगा कि भाई गाली दे के भाई बक ससुरा पी लिए, तुम बताओ हटो यहाँ से हटाओ, इसको नहीं इलाज करेंगे। अब आप डॉक्टर रहिएगा, अब क्या कीजिएगा, उसको बोलेगा चलो एडमिट करते हैं। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है, तो सुनिएगा इसका ट्रीटमेंट क्या है। अब देखना मैं क्या बता रहा हूं उस चीज को ध्यान से समझो। ये इथाइल अल्कोहल बाबू सबस्ट्रेट है, ये भी सबस्ट्रेट है, एंजाइम है तुम्हारा ये वाला, एक बार ये प्रोडक्ट बन रहा है, एक बार ये प्रोडक्ट बन रहा है ना, बोलो तो। यस सर। अरे दोनों इस एंजाइम के लिए तो सबस्ट्रेट ही है ना, तुम कोई भी अल्कोहल दो, मिथाइल दो, इथाइल दो, वो अपना एक पार्टिकुलर प्रोडक्ट बनवा लेगा। अब मान लो कि हम जहरीली शराब पी ही लिए हैं, तो अब तुम कैसे बचाओगे एज अ डॉक्टर। कह रहा है सर जब डॉक्टर के पास जाएगा ना, तो डॉक्टर क्या करेगा, इसके हाथ के नस में कहेगा तुमको शराब पीने का बहुत शौक था, तो इसके वेन में क्या करेगा, इथाइल अल्कोहल इंजेक्ट करेगा, इस इथेनॉल को। शराब पड़े हो, हीरा हीरे को काटता है, लोहा लोहे को काटता है, तो शराब को शराब ही काटेगा। अब जहरीली शराब को ठीक करने के लिए इसकी नसों में इसी इथेनॉल को दिया जाएगा। अब जब इसकी ब्लड में इथेनॉल आप बढ़ाइएगा, मान लीजिए इसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा कर दिए, अब इसको ज्यादा कर दीजिएगा तो बॉडी में ये भाई साहब कम हो जाएंगे, ऑब्वियस है, एक को ज्यादा कर दो, ज्यादा करोगे तो ज्यादा कौन बाइंड करेगा, बोलो तो। इथेनॉल बाइंड्स मोर। जब ये ज्यादा बाइंड करेगा तो प्रोडक्ट भी ये ज्यादा बनेगा, और प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा, ये तो नॉन टॉक्सिक होता है, तो मिथेनॉल जब बाइंड नहीं करेगा तो बॉडी में फॉर्मल्डिहाइड नहीं बनेगा, तो कहेगा फिर ये मिथेनॉल जाएगा कहाँ। अब जब इससे फॉर्मल्डिहाइड नहीं बनेगा मिथेनॉल से, तो मिथेनॉल धीरे धीरे तुम्हारी किडनी से छन के निकल जाएगा, और तुम्हारी बॉडी में तुम इंट्रावेनसली वेन्स में, नसों में इथेनॉल डाल के इस पेशेंट को ठीक कर सकते हो। कहेगा सर पिला काहे नहीं देंगे, तो सुनो, अगर पिलाओगे तो जाएगा एलिमेंट्री कनाल में, एब्जॉर्ब होगा, फिर ब्लड में जाएगा, जाना उसको ब्लड में ही है, तो डायरेक्ट नहीं डाल दोगे, तब तक तो मर जाएगा। अगर उसको पिलाओगे, पिला के भी ठीक कर सकते हो। जहरीली शराब पी लिया, उसको देसी शराब पिलाओ भाई, हो सकता है ठीक हो जाए, खूब पिलाओ, लेकिन एब्जॉर्ब होने में टाइम लगेगा, तब तक ऊपर चला जाएगा। उससे बढ़िया है इंट्रावेनसली इंजेक्शन कीजिए, किसका, इथेनॉल का, ठीक है। एथेनॉल। कैसे ठीक होगा, आप एक का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएंगे, बाइंड वो ज्यादा करेगा, दोनों आपस में कॉम्पीट करेंगे, जो ज्यादा होगा वही बाइंड करेगा, ठीक है। ओके। Yes, sir. ठीक है, Yes, तो sir. आप और इंट्रा आर्टेरियल इंजेक्शन क्यों नहीं, आर्टरी में क्यों नहीं देते हैं, क्योंकि आर्टरी में ब्लड का प्रेशर ज्यादा होता है, उसमें देने जाइएगा ना तो खून निकलना बंद ही नहीं होगा, इसीलिए वेन्स में दिया जाता है, क्योंकि उसमें ब्लड का प्रेशर कम होता है। तो चलिए मैंने आपको एक और एग्जांपल सिखाया, इसको शॉर्टकट में लिख देते हैं, इनहिबिशन। ये आप मेडिकल कॉलेज में कीजिएगा, इवन जहरीली शराब के केस में जब डॉक्टर्स के पास लोग जाते हैं तो यही ट्रीटमेंट दिया जाता है, इनहिबिशन ऑफ अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज बाय इथेनॉल इन मेथेनॉल पॉइजनिंग, ठीक है, समझ जाओगे बाकी। स्क्रीन नहीं दिख। Yes, sir. ठीक है, स्क्रीन नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, सुनाई दे रहा है, पीडीएफ हम भेज देंगे। यस सर। देखो एक थॉट, बस 2 एग्जांपल डिटेल में पढ़ा दिए, तीसरा एग्जांपल प्लांट का है, बॉटनी का है, डिटेल में नहीं पढ़ाएंगे, सुनो तुम लोग समझ जाओगे। अभी देखो, जैसे मान लो मैं क्या कह रहा हूँ कि प्लांट्स में क्या होता है, सक्सिनिक एसिड का नाम सुने हो, यस सर। Yes, sir. सबस्ट्रेट है। अच्छा, उसका एक एंजाइम है बिल्कुल इसी तरह से, डिहाइड्रोजिनेज ही है, सक्सिनिक एसिड डिहाइड्रोजीनेज, ये एंजाइम है, ध्यान देना ये एंजाइम है। अच्छा, इससे एक प्रोडक्ट बनता है, उसका नाम है फ्यूमारेट। अच्छा, अगर तुम चाहते हो कि प्रोडक्ट नहीं बने, फ्यूमारेट कम बने, तो किसके जैसा इनहिबिटर लेके आना पड़ेगा, Succinic acid जैसा. तो Succinic बिल्कुल acid. सक्सिनिक एसिड जैसा एक इनहिबिटर होता है, उसका नाम है ऑक्सैलोएसीटेट। ये सक्सिनिक एसिड जैसा होता है, ये कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर होता है, अगर इसको दोगे तो नो प्रोडक्ट। समझ में आई बात। Yes, sir. Yes, तो sir. तुमने कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन का 3 एग्जाम्पल पढ़ा, 3 एग्जाम्पल कौन कौन सा पढ़ा, पहला क्या पढ़ा बोलो तो, पाबा का इनहिबिटर कौन है, पाबा का इनहिबिटर, पाबा का कॉम्पिटिटर कौन है, Sulfur drug. सल्फा ड्रग। Sulfur. कौन से एंजाइम के फंक्शन को ब्लॉक करता है, फॉलिक एसिड सिंथेटेज के फंक्शन को ब्लॉक करता है, Yes, sir. यस ठीक सर। है। Yes, sir. जहरीली शराब का इनहिबिटर कौन है, Ethanol. इथेनॉल किस एंजाइम की एक्टिविटी को ब्लॉक कर रहा है, Alcohol dehydrogenase. मिथेनॉल। बहुत और बढ़िया, डिहाइड्रोजन। अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज के, ठीक है, दोनों एल्डिहाइड ही बनवाता है लेकिन अलग अलग तरह का एल्डिहाइड।
और आखिरी आपका प्लांट वाला है जो आपकी नजरों के सामने है। कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन समाप्त हुआ है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि शायद आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका होगा, आप चीजों को Yes, बारीकी sir. से समझ पाए होगे, कोई तकलीफ नहीं होगी। यस सर। यस फिर सर। मिलते हैं अगली क्लास में, पीडीएफ आपको मिल जाएगा। थैंक यू ऑल, हैव अ गुड डे। कुछ पूछना है पूछ सकते हैं। Happy Diwali, sir. सेम टू यू। हैप्पी दिवाली सर। जाइए जाइए दिवाली। हैप्पी दिवाली सर। हाँ, मेरी क्लास 12 के बाद लगेगी क्योंकि मैं 12 तक छुट्टी में हूँ। छठ भी है हमारे यहाँ, तो हम छठ के बाद ही आते हैं, तो मेरी क्लास 12 के बाद ही लगेगी। थैंक यू सर। थैंक यू ऑल, हैव अ गुड डे। सर ठीक ठीक। चलो पीडीएफ मिल जाएगा तुम लोगों को क्लास के बाद। मिलते हैं अगली क्लास में, जाइए आप। थैंक यू सर। ठीक, कुछ पूछना है पूछ लीजिए, हैं हम अभी। सर हाँ बताइए। सर ये कुछ दिन के लिए हॉलीडेज है ना, तो आप हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए पीडीएफ दे दोगे, मतलब क्वेश्चन वगैरह हो। रिफत वो मिला होगा ना आपको, मॉड्यूल मिला होगा, एम कैप्स मिला होगा, है ना? वो ये चैप्टर्स हमने पहले पढ़ लिए थे ना, तो तब वो मॉड्यूल सॉल्व कर लिया था। अच्छा, तब कर लिया है आपने। अच्छा अच्छा, एम कैप्स तो एम कैप्स, हाँ वो है, वो भी मतलब मैंने देखा नहीं नहीं। किया है, उसको कीजिए। वो मॉड्यूल से जस्ट 2 स्टेप ऊपर होता है, एम कैप्स कीजिए। उसमें तो टॉपिक बाय टॉपिक क्वेश्चन आपको मिलेंगे, एंजाइम का अलग, प्रोटीन का अलग, अमाइनो एसिड का अलग। उसको कीजिए मेरे पढ़ाने के बेसिस पे। और एम कैप्स बन जाता है तो कैटलिस्ट की बुक मिली हुई है, कैटलिस्ट यस पैकेज, सर। फिर उसको कीजिए। दूसरे पैकेज की जरूरत नहीं है, ये आकाश का कैटलिस्ट सबसे हायर पैकेज होता है। उससे नीचे एम कैप्स, उससे नीचे मॉड्यूल। ठीक है, सर कैटलिस्ट नहीं मिला। कैटलिस्ट नहीं मिला तो फिर तो क्या? वो हमारा आगे चल रहा था ना सिलेबस, तभी हमें पहले मिल गई हाँ थी। हाँ हाँ, धीरे धीरे मिल जाएगा, हाँ। सारे बच्चों को मिल जाएगा धीरे धीरे। आज किस खुशी में मिठाई? बच्चे फर्स्ट आए इसलिए। अरे वाह, सही है, थैंक यू। चलो देखो, मिठाई भी मिल रहा है, बच्चे फर्स्ट आए हैं आकाश के 3-3, तो एक ही लड्डू में काम चला रहे हैं। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, चलो। सर नोट्स में सर प्रॉब्लम आ रही है। क्या क्या? सर हमने पहले के नोट्स सर बनाए हुए हैं, उसमें सर मतलब बहुत सारा ऐड करने वाला है। अच्छा, बहुत ऐड करने वाला है। कोई बात नहीं, तो जो ऐड करने वाला है उसको ऐड कर लीजिएगा, नहीं तो मेरे सर किसी सर जो पहले के बनाए हुए हैं सर, उसमें जगह भी नहीं ना फिर बनाने की। अच्छा अच्छा अच्छा, तो कोई बात नहीं, जो लगे ना उसको साइड में एक काम कीजिएगा, वो चिपकाने वाला एक एक पेज आता है, ठीक है, देखें वो छोटा छोटा पेज होता है, स्टिकी नोट्स आते हैं। उसको क्या कीजिए, ले लीजिए, और हर नोट्स में जहां भी आपको लगता है तो उस स्टिकी नोट्स पे उस बात को लिख के चिपका दीजिए पेज के ऊपर। सर पर बहुत है सर ऐड करने वाला, उससे चलेगा ही नहीं सर। इतना ज्यादा पढ़ा रहे हैं? सर यस टाइप्स सर। जैसे सर आपने पढ़ाई रिवर्सिबल इरिवर्सिबल, वो सर हमने पढ़ी नहीं थी। कोई ना, फिर मेरे ही नोट्स को फॉलो कर लो, क्या दिक्कत है? या फिर जो है उसी को फॉलो करो, इसमें बस जान लो कि एक्स्ट्रा ये भी है। आगे तो अब मेरे से ही पढ़ोगे ना पूरे साल, तो मेरे ही नोट्स को फॉलो करो, ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि मेरे नोट्स से तुम्हारे सारे पैकेज वगैरह बन जाएंगे, दुनिया भर का किताब बन जाएगा, जो जो बनाना चाहो। हम्म, ठीक है बबलू? यस सर। तो मेरे नोट्स को फॉलो कीजिएगा तो सर सारा बन जाएगा। हाँ हाँ, बोलिए रिफत। सर बायोमोलिक्यूल के अब कितने लेक्चर बचे? हो गया, खत्म ही है, कितने लेक्चर? बस खत्म ही है, ये तो हो गया खत्म, कुछ तो नहीं इसके बचा है। बाद वो आज इसके मैंने बाद 10 मिनट बात कर लिया, इसलिए इतना रह भी गया, नहीं तो खत्म ही हो गया रहता। 10 मिनट का और है। तो इसके बाद डाइजेशन इन करवाओगे ना आप? डाइजेशन ही कराएंगे। ठीक है, फिर चलते हैं, कर दो लीव यार, मेरे को भी जाना है घर। थैंक यू सर। थैंक यू ऑल।